है ना, रिकॉर्ड में नहीं स्टार्ट कर दिए, ठीक है। ओके, सो अभी तक जो हमने किया था, वी वर डूइंग द लीनियर रिग्रेशन, ओके, एंड लीनियर रिग्रेशन इज अ सुपरवाइज्ड and regression problem. Okay, logistic regression is again a supervised problem. Because your data is already labeled. Okay, but this is not a regression, this is a classification problem, classification algorithm. Okay, so linear regression generally used most of the times only for the binary classification. You can use for the multi classification as well, but majority, most of the times, majorly used for binary classification. Okay, so logistic regression बहुत ज़्यादा different नहीं है linear regression. So you just can say this is an extension of the linear regression and that we are going to use for the classification purpose. So अगर हम we just go step by step so that you can relate the linear regression and logistic regression. Okay, so if we go, okay, this was your linear regression hypothesis. That was theta t x, and that was something theta 0, theta 1 x1 plus theta 2 x2 theta n xn, where theta 0 is the parameters that are you are going to learn, and x1 x2 3 these are your features. Okay, and this finally this is a best fit line. You can say the best fit line, इसमें कि आपका जो डेटा है वो बेसिकली आपका यू विल ट्राई टू फाइंड आउट अ बेस्ट फिट लाइन जो कि अब आपके डेटा में जो पैटर्न है उसको बेसिकली बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करती है. ओके, द सेम कंसेप्ट वी आर गोइंग टू एक्सटेंड फॉर द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. पहले हमारे पास डेटा जो होता था, हमारे पास डेटा कुछ इस तरीके का होता था, मोर और लेस समथिंग okay, and your data was something like this. ये आपका लीनियर रिग्रेशन का पैटर्न था और उसमें यू विल ट्राई टू फाइंड आउट लाइन दैट बेस्ट फिट दिस पर्टिकुलर मॉडल. ओके, ये आपका हो सकता है दिस वाज योर और दिस इज एंड इट कुड बी योर बेस्ट फिट लाइन. ओके, सो यू ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट फिट लाइन व्हिच रिप्रेजेंट द योर डेटा. अभी जो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन की है. अब आपकी प्रॉब्लम कैसे चेंज हो जाती है? आपकी प्रॉब्लम चेंज हो जाती है जस्ट समथिंग लाइक दिस. अब आपके पास डेटा आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है. ओके, and you have kind of data something okay, and let's say the second data is something like this, or let's say something okay. इसमें क्या करना है बेसिकली, आपके पास ये डेटा लेट्स से 2 डायमेंशन में दिया हुआ है. दिस इज डेटा इज गिवन इन 2 डायमेंशन. आप 2 फीचर्स यूज कर रहे हो. लेट्स से आई एम यूजिंग इट फॉर कैंसर. लेट्स से दिस इज आपका कोई भी सिम्टम है. लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग दिस इज आई डोंट नो कैंसर क्या सिम्टम्स होते हैं. लेट्स से दिस इज सिम्टम 1. ओके, okay, and this on that symptom or that test you can say test report. Okay, और I am just predicted the cancer उसको है या नहीं है. So इस केस में if you go for generally, तो this ये आपके जो केसेस हैं generally these are going for the cancers, क्योंकि कैंसर सेल्स से हैं, ठीक है ना. ये go more or less आपके कैंसर्स के नहीं है. So क्योंकि टेस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप डेटा, अगर मैं इसको 2 डायमेंशन प्रेडिक्ट करूंगा, दिस इज टेस्ट रिपोर्ट सिम्टम एंड दिस योर कैंसर. सो आपका डेटा मोर लेस आपका 2 सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है. सो अभी जो मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो मेरा पर्पस है, मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मेरा पर्पस बेसिकली ये होता है कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट अ वे कि बेसिकली मैं इन दोनों डेटा को मैं सेपरेट कर पाऊँ, कि मैं क्लासिफाई कर पाऊँ. सो आई हैव समथिंग अ वे
जिससे कि मैं बता पाऊँ कि मेरे इस डेटा को, अगर मेरे पास ये डेटा आता है तो उसको कैंसर होने के चांसेस कितने हैं और इसको नॉन कैंसर होने के चांसेस कितने हैं। सो लेट्स से दिस इज डाटा, दिस इज माय डेटा जो कि मेरा कैंसरस है और दिस इज माय डेटा। तो अगर मैं इसका पैटर्न देखूं, बेसिकली मुझे पैटर्न दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे सिम्टम्स बढ़ रहे हैं बेसिकली उसमें आप देखोगे तो उसको कैंसर होने के चांसेस वट एवर कम है, और इस वाले केस में आपको जो कैंसर चांस आपके कम है। तो इस केस में आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट अ प्लेन और यू कैन से अ लाइन। 2D में मैं क्या करूंगा, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट अ लाइन जो बेसिकली इस डायमेंशन को सेपरेट कर दे। सो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट दिस काइंड ऑफ लाइन। लेट्स फॉर एग्जांपल आई विल ट्राई टू फाइंड आउट दिस काइंड ऑफ लाइन। अगर मैं इस तरह की कोई लाइन खींच दूं, लेट्स से मोर और लेस इस तरह की कोई लाइन मैंने खींच दी, ओके, या थोड़ी सी बेटर दिस लाइन। सो दिस लाइन एक्चुअली separating both the segments, ये कैंसर सेगमेंट का आपको अलग कर रही है और नॉन कैंसर सेगमेंट के आपको अलग कर रही है। सो अगर मैं इस तरह कोई मैं बेस्ट फिट लाइन, अगर मैं इसको 3 डायमेंशन में जाता हूँ तो इफ आई कैन फाइंड आउट अ प्लेन, या अगर मैं मल्टी डायमेंशन में जाता हूँ जिसमें आपके बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं कैंसर और नॉन कैंसर होने के, जिसमें हो सकता है उसको फीवर है, उसको लेट्स से कफ है, लेट्स उसके सेल का साइज है, या बेसिकली उसको और बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। उन सिम्टम्स के बेसिस पर मैं डाटा को रिप्रेजेंट करूँ मल्टी डायमेंशन में, and if I am able to find out a multi-dimensional plane that can separate out the cancerous patients or the cancerous cases and the non-cancerous cases, then this is the that is my, you know, can say the best fit plane or hyperplane that can classify both the cases, cancers and non-cancers, जिसको हम बोलते हैं basically your decision boundary. So I will try to find out a decision boundary. ओके जो डिसीजन बाउंड्री बेसिकली मुझे डिसीजन लेने में हेल्प करेगी, बेसिकली उसके लेफ्ट साइड में या व्हाटएवर उसके एक तरफ बेसिकली एक सेगमेंट है जिसको मैं पॉजिटिव कहना चाहता हूँ और उसके दूसरा सेगमेंट इसको मैं नेगेटिव कहना चाहता हूँ। सो डिसीजन बाउंड्री मेरी बन सकती है एक सिंगल लाइन के थ्रू भी बन सकती है, वो डिसीजन बाउंड्री मेरी एक प्लेन के थ्रू भी बन सकती है, वो डिसीजन बाउंड्री मेरी हाइपर प्लेन की थ्रू भी बन सकती है। अगर मैं 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ देन दिस डिसीजन बाउंड्री वुड बी अ लाइन। If I'm seeing in 3 dimension, that would be plane. If I'm going for the multi dimension, it would be hyperplane. So अभी तक जो मेरी बेस्ट फिट लाइन लीनियर रिग्रेशन में होती थी उसके थ्रू आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट अ पैटर्न जो मेरी डाटा की रिप्रेजेंटेशन को क्वालिफाई करता था, उसका जो उसके अंदर जो भी पैटर्न है उसको बेसिकली ट्राई टू फाइंड आउट अ पैटर्न और उसको बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करता था। और जो यहाँ पर जो मेरी लाइन आएगी वो लाइन बेसिकली मुझे रिप्रेजेंट करेगी उसकी डिसीजन बाउंड्री को, उन दोनों को सेपरेट करेगी, बस इतना सा डिफरेंस है। यहाँ पर भी हम लोग वी विल ट्राई टू फाइंड आउट अ लाइन, यहाँ पर भी हम लोग एक बेस्ट फिट लाइन या बेस्ट फिट प्लेन फाइंड आउट करते लीनियर रिग्रेशन, लेकिन उसका पर्पस डिफरेंट था। यहाँ पर भी हम बेस्ट फिट लाइन या बेस्ट प्लेन फाइंड आउट करेंगे लेकिन उसका पर्पस होगा डिफरेंट। वहां पर रिग्रेशन की प्रॉब्लम के लिए यूज कर रहे थे, हम यहाँ उसको उसको क्लासिफाई करने के लिए यूज करेंगे। सो एग्जैक्टली दिस थीटा टी एक्स जो कि आपका बेसिक एग्जैक्टली आपके एक हाइपरप्लेन की इक्वेशन है, that hyperplane equation we are going to use it here for the classification problem as a decision boundary, and that is going to separate both the cases। क्योंकि हम बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम कर रहे हैं, दोनों केसेस को आपको अलग कर देगी। उसमें एक तरफ आपके कैंसरस आ जाएंगे या पॉजिटिव केस आ जाएंगे, दूसरी तरफ आपके नेगेटिव केसेस आएंगे। लेट्स जस्ट तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ज्यादा कुछ नहीं है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि लेट से मैंने इनको दोनों को मैंने एक लाइन से दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया, दिस इज माय बेस्ट फिट लाइन और माय बेस्ट फिट लाइन। इसमें आपके पॉजिटिव केस आ गए जिसको मैं कैंसर बोलता हूँ, और लेट्स दिस इज माय नेगेटिव केस जिसको मैं नॉन कैंसर बोलता हूँ। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में या आगे सारी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में जनरली आप पॉजिटिव केस को रिप्रेजेंट करते हो 1 से और नेगेटिव केस को रिप्रेजेंट करते हो आप 0 से। ओके सॉरी ओके सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में अब मैंने लेट्स से आई हैव ट्राई टू, मैंने एक डिसीजन बाउंड्री या मैंने एक जिसको मैं बोलता हूँ कि मैंने एक मल्टी डायमेंशन प्लेन मैंने फाइंड आउट कर लिया जो कि दोनों चीजों को मेरे सेपरेट कर रहा है। अब मैं एक कदम आई जस्ट गो वन स्टेप फॉरवर्ड कि बेसिकली अब मेरे पास ये मुझे पता चल गया, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा बेसिकली पॉजिटिव केस है नेगेटिव केस है। तो उसके केस में क्या करता हूँ, आई जस्ट एक्सटेंड दिस माई थीटा टी एक्स एंड आई गो टू द सेकंड लेवल। व्हाट आई डू, okay, I just try to find out a way, okay,
सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थीटा टी एक्स के ऊपर आई जस्ट गो फॉर द रैपर फंक्शन. Oh, what is this? और रैपर फंक्शन मेरा क्या करता है, वो रैपर फंक्शन लेट से दिस इज माय आई वुड से रैपर फंक्शन और द एक्टिवेशन फंक्शन लेट से दिस इज दिस फंक्शन, और इसको मैं थीटा टी एक्स के ऊपर अप्लाई करता हूँ. ठीक है, एंड फाइनली इट गिव्स मी द वैल्यू 1 और 0. अगर इस जो मैंने थीटा टी एक्स जो भी मैंने प्लेन फाइंड आउट किया, जो कि मैं डिस्टेंस बाउंड्री की तरह काम कर रहा है, अगर उसके ऊपर मैं थीटा फंक्शन मैं अगर अप्लाई करता हूँ तो मेरा जो फाइनल आउटपुट होता है या तो 1 होगा या 0 होगा. अगर 1 उसका आउटपुट आ रहा है देन आई विल से कि दिस इज प्रेडिक्टिंग इट इज अ पॉजिटिव क्लास. अगर उसका आउटपुट 0 आ रहा है दिस मीन इट इज प्रेडिक्टिंग एज ए नेगेटिव क्लास. लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने ये लाइन मैंने फाइंड आउट कर ली, ये मेरी डिस्टेंस बाउंड्री है. ठीक है, थीटा टी एक्स. ओके, ये मैंने मॉडल बना के तैयार कर लिया है जो कि मेरा एज ए डिस्टेंस बाउंड्री काम कर रहा है. अब मेरे पास कोई नहीं डेटा आता. लेट्स से दिस इज कमिंग न्यू डाटा फॉर मी. लेट्स दिस न्यू डाटा कमिंग फॉर मी. ओके, सो मैं क्या करूंगा, इस न्यू डाटा को मैं थीटा टी एक्स में रखूंगा, उसके ऊपर ये मैं गामा फंक्शन जो मेरा रैपर फंक्शन को अप्लाई करूंगा. इफ द आउटपुट इज कमिंग एज 1 that means this data is belong to the positive class. Okay, if it is coming at 0 that means this data is belong to the negative class. Very simple. तो ये जो मेरा फंक्शन होता है, जो मैं फंक्शन है जिसको मैं रैपर फंक्शन बोल रहा हूँ, जो मैंने अप्लाई किया है, दैट इज फंक्शन इज कॉल्ड द सिग्मॉइड फंक्शन. वो फंक्शन आपका होता है सिग्मॉइड फंक्शन. अगर आपको याद होगा 12th क्लास में आपने सिग्मॉइड फंक्शन अगर पढ़ा होगा, तो सिग्मॉइड फंक्शन का जो आपका आउटपुट होता है, अगर आपसे कुछ भी इनपुट दोगे तो उसका आउटपुट हमेशा बेसिकली -1 से लेके +1 के बीच में आपका ऐसे v जैसा शायद कुछ होता है. यस, आपका जो अगर फंक्शन आपको दिखाई देगा, आपका सिग्मॉइड फंक्शन ये होता है. दिस इज योर 0.5 पे बेसिकली कट करता है आपके. दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, और ये बेसिकली आपका डेटा मोर लेस आपका इनफाइनाइटली इसको टच करता है. ये ऐसे जाता हुआ रुक जा भाई रुक जा, ऐसे जाता है. ओके, सो दिस इज बेसिकली दिस इज योर 1, दिस कंप्लीट इज योर 1. okay, this is your 0.5. okay, and this is your 0. तो डेटा अगर आप देखोगे तो उसकी जो वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में लाई करती है, और 0.5 पे आपका y एक्सिस को ही कट करता है. ओके, सो मैं यहाँ पर थीटा टी एक्स की अगर उसको कोई भी वैल्यू दूंगा तो उसका ग्राफ मोर लेस ऐसा बनेगा. ठीक है, तो वो थीटा टी एक्स की वैल्यू अगर मैं दूंगा तो उसका हो सकता है वैल्यू यहाँ पे लाई करे, यहाँ पे लाई करे, यहाँ पे लाई करे, यहाँ पे, या इस पूरे ग्राफ पे कहीं भी लाई कर सकती है. डिपेंड्स ऑन द मैं थीटा टी एक्स की क्या वैल्यू उसको इनपुट दे रहा हूँ. तो लेकिन वैल्यू हमेशा आपकी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी. ये इनफाइनाइटली इस तरफ ये 0 को टच करता है, इनफाइनाइटली ये इसको बेसिकली 1 को टच करता है. इधर जाके दिस इज 1, दिस वैल्यू इज 1. ओके, ये आपकी 0 वैल्यू है. ओके, दिस इज योर सिग्मॉइड फंक्शन. तो सिग्मॉइड फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज योर सिग्मॉइड फंक्शन 1 प्लस e की पावर माइनस z, और z बेसिकली क्या है आपका, दिस इज, तो आपका सिग्मॉइड फंक्शन बेसिकली होता है 1 प्लस e की पावर माइनस थीटा टी एक्स. सो दिस इज द हाइपोथेसिस ऑफ द लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जिसमें बेसिकली हमने क्या किया है, हमने सिर्फ एक छोटा सा काम किया. जो लीनियर रिग्रेशन में जो हमारी बेस्ट फिट लाइन आ रही थी या बेस्ट फिट हाइपरप्लेन आ रहा था, हमने उसके ऊपर क्या किया, एक रैपर फंक्शन लगा दिया, दैट इज अ सिग्मॉइड फंक्शन. और सिग्मॉइड फंक्शन मुझे क्या करना है, बेसिकली सिग्मॉइड फंक्शन मुझे हमेशा आउटपुट देता है 0 से 1 के बीच में. इधर इट इज गोइंग टू गिव मी 0.5, 0.7, 0.99 और पॉइंट व्हाटएवर, लेकिन इसका आउटपुट हमेशा मेरे लिए क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा. ओके, सो मैंने इसका आउटपुट लिमिट कर दिया 0 से 1 के बीच में. Okay, just one point. So this wrapper function, what we are saying is that we are applying on our linear regression model theta tx. यस, मॉडलिंग की मॉडल ट्रेन डिफरेंट तरीके से होता है, ठीक है ना, लेकिन एग्जैक्टली हम सेम, हम जो वहां पर हम लोग बेस्ट प्लेन जो हम फाइंड आउट कर रहे थे वो रिग्रेशन के लिए फाइंड आउट कर रहे थे. यहाँ पर जो हम बेस्ट प्लेन फाइंड आउट करेंगे वो हम बेसिकली एज ए डिस्टेंस बाउंड्री फाइंड आउट करेंगे. तो फाइंड आउट करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, हम प्लेन ही फाइंड आउट कर रहे हैं. Okay. Yeah. So like in earlier when we were training the model, we use the linear regression there. So now when we will be training the model, we'll use the logical regression, and Yes. on top of it, then after whatever theta tx we get, then we will apply this sigmoid for wrapper function over it, and it will give us the results in the 1 and 0. नहीं, exactly ऐसा नहीं है, क्योंकि linear regression basically
और मैं कह रहा हूँ लीनियर रिग्रेशन में भी बेसिकली आप एक प्लेन फाइंड आउट करते हो, लेकिन प्लेन फाइंड आउट आप करते हो रिग्रेशन क्योंकि आपको प्रॉब्लम रिग्रेशन की है, तो हम दोनों जगह प्लेन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली वहां पर प्लेन फाइंड आउट करने का पर्पस डिफरेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर प्लेन फाइंड आउट करने का पर्पस अलग है। तो बेसिकली जो वहां पर जो मैकेनिज्म है प्लेन फाइंड आउट करने के लिए वो डिफरेंट है, और यहाँ पर जो प्लेन फाइंड आउट करने का मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। तो थीटा टीएक्स तो केवल आपकी प्लेन की इक्वेशन है, ये प्लेन की इक्वेशन में लीनियर रिग्रेशन में डिफरेंट तरीके से फाइंड आउट कर रहा हूँ, और यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन में डिफरेंट तरीके से फाइंड आउट कर रहा हूँ। वहां पर यूज उसका डिफरेंट था, यहाँ पर यूज उसका डिफरेंट है। ओके 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 सो जहां जो मेरे पास जो मेरी प्लेन की इक्वेशन आ रही है जो कि मेरे लिए डिवीजन बाउंड्री का काम कर रही है, ठीक है ना। अब उसके बेसिस पे मेरे पास डिवीजन बाउंड्री आ गई है, लेकिन उसके बेसिस पे मैं कैसे जज करूंगा कि ये मेरा पॉजिटिव, मेरा जो नया केस आता है कि किसी केस को क्लासिफाई कैसे करूंगा। मेरे पास पॉइंट तो आ गया, डिवीजन बाउंड्री मैंने फाइंड आउट कर ली थीटा टीएक्स, मैंने कोई मैकेनिज्म लगा के मैंने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। वो हम देखें कैसे करते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिवीजन बाउंड्री और डिवीजन प्लेन हाउ विल आई फाइंड आउट कि प्रेडिक्ट कि मेरा कोई भी नया पॉइंट आता है तो मैं कैसे उसको क्लासिफाई करूंगा वेदर इट इज अ पॉजिटिव केस और इट इज नेगेटिव केस। तो उस केस में क्या करता हूँ, उस डिवीजन बाउंड्री को मैं एक रैपर फंक्शन अप्लाई करता हूँ, दैट इज सिग्मॉइड फंक्शन, जो मुझे आउटपुट देता है 0 से 1 के बीच में। और मेरे पास सिंपल मैकेनिज्म होता है कि अगर मेरा आउटपुट 0.5 से ऊपर जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ देखोगे तो 0.5 से ऊपर यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है आपको ये, ठीक है ना। यहाँ से क्योंकि 0.5 पे क्या करता है, वाई एक्सिस को आपका कट करता है। तो मेरा सिंपल सा मैकेनिज्म होता है, अगर आपका एच थीटा एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 आ रही है तो मैं उसको प्रेडिक्ट कर देता हूँ 1, और एच थीटा एक्स की वैल्यू अगर मेरी 0.5 से कम आ रही है तो मैं इसको प्रेडिक्ट कर देता हूँ 0। ये मेरा पॉजिटिव केस है और ये मेरा निगेटिव केस है। तो इस केस में अगर आप देखोगे, लेट्स से यहाँ पे मेरा थीटा टी एक्स है, ओके। थीटा टी एक्स मेरे बेसिकली क्या है, मेरी प्लेन की इक्वेशन है। मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ e की पावर माइनस जेड, ठीक है। अगर मैं यहाँ z की वैल्यू, z मेरा क्या है, थीटा टी एक्स है, इसको भी भूल जाते हैं। अगर z की वैल्यू मैं 0 रख दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज 1/1 प्लस e की पावर माइनस 0 एंड दैट इज 1/1 प्लस 1 इक्वल टू 1/2 दैट इज 0.5। यानी कि बेसिकली मेरी इसकी वैल्यू, जब z की वैल्यू मेरी 0 है तो बेसिकली इसका आउटपुट कितना आ रहा है मेरा, दैट इज 0.5। वो मुझे यहाँ से ग्राफ से मुझे पता भी चल रहा है, ठीक है। व्हेन जब मेरी x की वैल्यू 0 है यानी कि z की वैल्यू मेरा z है, दिस इज माय z, दिस इज माय z एंड दिस माय y, ओके दिस y, ओके। जब मेरी z की वैल्यू 0 तो आउटपुट मेरा कितना 0.5, यानी x को 0.5 पे कट कर रहा है। जब भी मेरी z की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो बेसिकली ये 1 की तरफ अप्रोच करेगा, और z की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो बेसिकली 0 की तरफ अप्रोच करेगा, ओके। यानी कि मेरा आउटपुट 1 की तरफ अप्रोच करेगा। यहाँ से इस ग्राफ से मुझे पता चल रहा है, ठीक है ना। अगर मैं z की वैल्यू, जब भी मैं z की वैल्यू ग्रेटर देन 0 करूंगा तो बेसिकली जो मेरा आउटपुट आएगा 0.5 से मेरा ज्यादा आएगा, वो ग्राफ से मुझे दिखाई दे रहा है। और जैसे g की वैल्यू मेरी 0 से छोटी होगी यहाँ से, ठीक है, तो हमेशा मेरी वैल्यू 0.5 से नीचे कम होती चली जाएगी, 0.4 0.3 और इनफाइनाइटली क्या करेगी, 0 को टच करेगी। सो ये इनफाइनाइटली टच करता है मेरा +1 को, और ये इनफाइनाइटली टच करता है मेरा 0 को, ओके। तो या मैं इस ग्राफ को अगर मैं थोड़ा सा और ओपन करके देखूं तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं कि बेसिकली e की पावर माइनस जेड या z की वैल्यू मेरी अगर ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एच थीटा एक्स की वैल्यू अगर मेरी 0.5 से बड़ी है तो मैं पॉजिटिव केस मान लेता हूँ, और एच थीटा एक्स की वैल्यू 0.5 से कम है तो उसको नेगेटिव केस मान लेता हूँ। अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूँ तो बेसिकली अगर मेरी z की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मैं इसको पॉजिटिव केस मान लेता हूँ यानी 1, और z की वैल्यू अगर मेरी 0 से छोटी है तो मैं इसको 0 मान लेता हूँ, दैट इज माय नेगेटिव केस। सेम थिंग, क्योंकि h थीटा x इज नथिंग बट z, और z इज ग्रेटर देन 0, ओके। h थीटा x मेरा y वैल्यू है और z मेरा x वैल्यू है। तो अगर h थीटा x वैल्यू 0.5 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव केस, h थीटा x 0.5 से कम है तो नेगेटिव केस, या फिर z की वैल्यू मेरी 0 से बड़ी है, इधर मैं x एक्सिस पे जाता हूँ, पहले मैं y एक्सिस की बात कर रहा था, अब मैं x एक्सिस की बात कर रहा हूँ। तो अगर z की वैल्यू 0 से बड़ी है दैट इज अ पॉजिटिव केस, z की वैल्यू 0 से छोटी है तो इज नेगेटिव केस, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं बेसिकली अब मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास, अब मैं लेट्स गेट बैक टू दिस एग्जांपल। ये मैंने बनाया था कैंसर नॉन कैंसर्स के लिए। लेट्स से मेरे पास जो लाइन की इक्वेशन आती है जो कि मेरे डिवीजन बाउंड्री की तरह काम कर रही है, वो मेरा थीटा टी एक्स लेट्स फॉर एग्जांपल मेरा निकल के आया है।
लेट्स से दैट इज 2x। सर मुझे एक चीज पूछनी है, हम अपना सिग्मॉइड फंक्शन का मतलब इतने एफर्ट्स क्यों कर रहे हैं? जो आपका एक डिसीजन प्लेन आता है, हाँ उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबका एक पॉजिटिव एरर वैल्यू होगा। पहले से हम अपनी एरर वैल्यू वाली उसको स्क्वायर करते थे ताकि सबको पॉजिटिव करे, राइट? बट अगर हम उस मैट्रिक्स को स्क्वायर नहीं करेंगे तो जो डिसीजन लाइन से ऊपर होंगे उनका एरर पॉजिटिव होगा और जो नीचे होंगे उनका नेगेटिव होगा। उसी से हमें पता चल जाएगा। तो हमें सिग्मॉइड फंक्शन लगा क्यों रहे हैं? सिग्मॉइड फंक्शन बेसिकली इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मॉडल होता है बेसिकली वो एग्जैक्टली सेम तरीके से काम नहीं करता। हमारा जो मॉडल होता है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता है। यहाँ पर जो हमारा सिग्मॉइड फंक्शन जो हमारा ये हमारा जो लॉजिस्टिक रिलेशन जो हम सिग्मॉइड फंक्शन यूज कर रहे हैं यहाँ पर जो हमारी ये आपकी हाइपोथेसिस है, ये मुझे जो प्रोबेबिलिटी जो मैं निकाल के देती है कि ये 1 होगा कि नहीं होगा, ये बेसिकली इट गिव्स मी द प्रोबेबिलिटी। तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, ये मुझे हमेशा प्रोबेबिलिटी बताएगा। जैसे मुझे 0.5 आया, 0.6 आया, 0.7 आया, 0.8 आया, तो एक्चुअली इट गिव्स मी द प्रोबेबिलिटी कि अगर कोई भी मेरे पास नया पॉइंट आता है तो उसका बेसिकली पॉजिटिव होने की यानी पॉजिटिव केस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और नेगेटिव केस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो एग्जैक्टली मैथ में ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल पे काम करता है, एग्जैक्ट लीनियर रिग्रेशन की तरह। लीनियर में अगर आप देखोगे लीनियर रिग्रेशन में तो हम प्रोबेबिलिटी यूज नहीं कर रहे थे, ओके तो वहां मॉडल का लर्न करने का तरीका इंटायरली डिफरेंट था। यहाँ पर हमारा जो मॉडल होता है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता है, इसलिए यहाँ पर लर्न करने का उसका तरीका भी एक्जैक्टली डिफरेंट तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर जो मेरा आउटपुट आता है इसको हम बोल रहे हैं कि हम उसको पॉजिटिव या केस मान लेते हैं और हमारा जो आउटपुट आता है हमेशा हमेशा ये हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। सो एक्चुअली इट गिव्स मी द प्रोबेबिलिटी। वो मुझे एग्जैक्ट नहीं बताता कि ये पॉजिटिव केस होगा नेगेटिव केस होगा, ये हमेशा मुझे सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताएगा कि बेसिकली इसके पॉजिटिव होने के चांसेस कितने हैं और नेगेटिव होने के चांसेस कितने हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने उसको कोई भी मेरे पास नया डेटा आया, ठीक है, उसको मैं सिग्मॉइड अपना ये थीटा टीएक्स के ऊपर सिग्मॉइड लगाया और लेट्स से उसने मुझे वैल्यू दे दी 0.6, ओके। सो दैट मीन्स कि इसके 60% चांसेस हैं इसके पॉजिटिव केस होने के और 40% चांसेस हैं इसके नेगेटिव केस होने के। बिकॉज ओके इन दैट क्योंकि 0.6 जो कि मतलब पॉजिटिव केस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो मैं इसको पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर दूंगा और अगर वो 0.4 होता तो मैं उसको नेगेटिव प्रेडिक्ट कर देता। तो इस केस में 0.5 को मैं थ्रेशोल्ड मान लेता हूँ कि अगर 0.5 से ऊपर आउटपुट आएगा तो उसके बिकॉज उसके पॉजिटिव केस होने के चांसेस ज्यादा है तो मैं उसको पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर दूंगा। अगर 0.5 से कम आएगा तो बेसिकली उसके नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो मैं उसको नेगेटिव प्रेडिक्ट कर दूंगा। तो सिग्मॉइड फंक्शन हमेशा आपको प्रोबेबिलिटी देता है 0 से 1 के बीच में, उसके बीच उसके ऊपर फिर मैं थ्रेशोल्ड अप्लाई कर देता हूँ 0.5 की। अगर 0.5 से ऊपर है तो पॉजिटिव, 0.5 से नीचे है तो मैं उसको नेगेटिव प्रेडिक्ट कर देता हूँ, ओके। दैट्स व्हाई यहाँ पर जो आप कह रहे हो ना दैट्स आपका बिल्कुल सही है कि अगर उसके लेफ्ट साइड में होगा एक तरफ होगा तो उसको पॉजिटिव मान लेना चाहिए, ऑलरेडी डिस्टेंस ज्यादा है तो दो नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर बेसिकली एग्जैक्ट उस तरीके से हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, हमें प्रोबेबिलिस्टिक मेथड पे काम करें तो उसके लर्निंग और चीजों को समझने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ओके। सो हाँ कहाँ पर थे हम तो यहाँ पर लेट से मेरे पास जो डिसीजन बाउंड्री निकल के आई है मेरे पास लेट से 2x + 3y थी, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन, राइट? नहीं ये नहीं, 2x + 3 ले लेते हैं, 2x + 3 जो मेरे 2 डायमेंशन में है, ओके। और लेट से दिस इज माय डिसीजन बाउंड्री, लेट से ये मान लेता हूँ, यही बना लेता हूँ, ठीक है ना। 2x + 3 अगर x 0 होगा तो y कितना होगा? 3, राइट? इफ x is 1 then y is 2x + 3, इसको 2x + 1 कर देते हैं, इजी रहेगा। so 2x + 1 then if it is x is equal to 1 then it would be 3 something like here, and if it's 2 then it would be 5 something like this। ऐसे ऐसे कोई इक्वेशन आपकी डिसीजन बाउंड्री लेट से बन के आ गई है, ठीक है ना। इसमें आपके लेट से इधर आपके पॉजिटिव केसेस है, ओके, और लेट से इधर आपके नेगेटिव केसेस है, कुछ इधर उधर भी है, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन दिस इज द बेस्ट फिट लाइन जो कि आप फिलहाल जो आपने लाइन बनाई है उसको आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपकी डिसीजन बाउंड्री लेट से ये आपकी लाइन की इक्वेशन है, ठीक है ना। ये सॉरी ये आपकी लाइन की इक्वेशन है जो बेसिकली आपके दोनों डेटा को आपके सेपरेट कर रही है फॉर एग्जांपल, ओके। इसमें अगर आप देखोगे जो बिल्कुल नेहा बोल रही है एग्जैक्टली इस लाइन की इक्वेशन के हिसाब से अगर मेरी लाइन की थीटा टी एक्स है, ठीक है, तो ये वाले पॉइंट मेरे पॉजिटिव कम होंगे जब बेसिकली थीटा टी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी तो मुझे पॉजिटिव केस मिल जाएंगे। अगर ये थीटा टी एक्स मेरा लेस देन 0 है तो मुझे कौन से पॉइंट मिल जाएंगे? नेगेटिव पॉइंट, राइट? नेहा आप यही बात कर रही थी ना। तो एग्जैक्टली वही मेथड हम सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल सेम है।
अगर मेरे पास लाइन की इक्वेशन 2x + 1 है तो मेरे पास अगर मैं मैथमेटिकली देखूं तो अगर मेरा 2x कोई भी पॉइंट मेरा आता है, अगर मैं उसमें लेट से मेरा पॉइंट आ गया, लेट से x = वैल्यू मैंने क्या रख दी 5 कर दी, ठीक है, तो 5 × 10 11, सो 11 मोर लेस मेरा यहाँ पे लाई करेगा, दैट मींस मेरा पॉजिटिव केस है। अगर x की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव रख देता हूँ तो मोर लेस बेसिकली यहाँ पे लाई करेगा इसके नीचे, सो उस केस में नेगेटिव केस है। तो अगर मेरे थीटा tx की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है तो इसका मतलब पॉजिटिव केस है, और थीटा tx की वैल्यू 0 से छोटी है तो नेगेटिव केस है, जो नेहा बात कर रही थी। अब एग्जैक्टली यही सेम केस में अगर यहाँ पे देखूं, वही मैं सेम केस यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, z मेरा क्या है यहाँ पर थीटा tx ही है ना, तो वही मैं कह रहा हूँ अगर z की वैल्यू मेरी यहाँ पर 0 से बड़ी है तो मैं उसको क्या केस मान रहा हूँ पॉजिटिव, यही कर रहा हूँ ना, राइट। और z की वैल्यू छोटी है तो मैं क्या मान रहा हूँ नेगेटिव केस, राइट। तो कहने का तरीका डिफरेंट है, अल्टीमेटली दैट इज द सेम थिंग। ओके, अगर मेरी लाइन की इक्वेशन है तो थीटा tx की वैल्यू बड़ा है तो मेरी पॉजिटिव केस मान रहा हूँ ऊपर वाले, और छोटा है तो नेगेटिव केस मान रहा हूँ। वही मेरा सिग्मॉइड फंक्शन मुझे बता रहा है, दिस इज अ सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन मुझे क्या बता रहा है कि अगर इसकी वैल्यू z की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव केस, नेगेटिव केस, और दूसरे अगर y वाले केस में मानूं तो अगर y की वैल्यू मेरी 0.5 से बड़ी है तो उसका पॉजिटिव केस, 0.5 से कम है तो नेगेटिव केस। तो उसी बात को बेसिकली जो हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको फाइंड आउट करने का हमने तरीका दूसरा निकाल लिया, हम उसको वेयर वर वी, तो हमने क्या किया सिग्मॉइड फंक्शन लगा दिया। सिग्मॉइड फंक्शन फाइनली मुझे वही आउटपुट देगा 0 से 1 के बीच में, अगर उसकी वैल्यू 0.5 से ऊपर है तो उसको पॉजिटिव केस मान लूंगा, उससे कम है तो उसको नेगेटिव केस मान लूंगा। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। ओके, ये था ये, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नदीम, पीयूष, अजय? नो सर, It's fine so far. ओके, दैट इज परफेक्ट। अभी तक हम सिर्फ लाइन की बात कर रहे थे, ठीक है ना, वी आर गोइंग विद द लाइन ओनली। लेट्स से अब अपने लेट्स से मेरी डिसीजन बाउंड्री वो लाइन नहीं है, लेट्स से वो मेरा डाटा लेट्स से कुछ इस तरीके से आता है मेरे पास, और दूसरा जो मेरे पास केस है लेट्स से इस तरीके से कुछ है। अब इस केस में अगर मैं देखूं लेट्स से, तो मैं इसको बेसिकली किसी एक लाइन के थ्रू मैं इसको आई कैन नॉट क्लासिफाई, राइट। आई नीड अ कर्व्ड डिसीजन बाउंड्री। तो मैं जो डिसीजन बाउंड्री होगी मेरे पास किस तरह से दिखाई देगी, मैं डिसीजन बाउंड्री अगर मुझे परफेक्ट इसको क्लासिफाई करना है तो मैं डिसीजन बाउंड्री मोरलेस में इस तरीके से आई कुछ कुछ, राइट। बट दैट इज नॉट एक्चुअली लाइन। तो उस केस में जो मेरा थीटा tx होगा वो मेरी लाइन की इक्वेशन मेरी डिफरेंट हो जाएगी। हो सकता है मेरी लाइन को कर्व करने के लिए मेरी इक्वेशन ऐसी कुछ आ रही हो 2x² + x + 5 समथिंग कुछ, राइट, जस्ट फॉर हाइपोथेटिकल, ये मेरी लाइन की इक्वेशन होगी। नाउ दिस इज अ कर्व लाइन। ओके, सो जरूरी नहीं है कि जो मेरी डिसीजन बाउंड्री बनेगी वैसे लीनियर बनेगी। मेरी डिसीजन बाउंड्री कर्व भी हो सकती है, मेरी डिसीजन बाउंड्री कुछ भी हो सकती है। अगर मैं एक दूसरा केस लेके चलूं, अगर लेट्स मेरे पास ये वाले पॉइंट नहीं होते, वो अलग रख। लेट्स से अगर मेरे पास ये वाले पॉइंट नहीं होते तो मैं डिसीजन बाउंड्री में बहुत इजीली क्या बना सकता, मेरी डिसीजन बाउंड्री सिर्फ ये हो सकती थी मेरे लिए, दिस कुड बी माय डिसीजन बाउंड्री, मोर लेस काइंड ऑफ सर्कल, मिक्स सर्कल ना जाता छोटा सा। ओके, तो सर्कल की इक्वेशन मेरी क्या होती है, x² + y² - 1 = 0। उस केस में जो डिसीजन बाउंड्री आती है मेरी एक सर्कल आ जाता है। ओके, दिस इज माय x एंड दिस इज माय y, सो दिस वुड बिकम माय डिसीजन बाउंड्री। उस केस में अगर मेरी x की वैल्यू, ओके, अगर मैं इसमें x की वैल्यू रखूंगा तो अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रही तो मैं ये बाहर वाले सारे पॉइंट मुझे मिल जाते, अगर लेस देन 0 आ रही तो मुझे अंदर वाले सारे पॉइंट मिल जाते। सो दिस वुड माय पॉजिटिव केस एंड दिस इज माय नेगेटिव केस। ओके, सो इट एंटायरली डिपेंड्स कि आपके डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। अगर आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपका बहुत ही सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपकी जो डिसीजन बाउंड्री आएगी आपकी लाइन आएगी। अगर आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन आपका कॉम्प्लेक्स है तो आपके डिसीजन बाउंड्री आपकी कर्व होती चली जाएगी, देन यू विल गेट अ कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री। जैसे आपने लीनियर रिग्रेशन में भी देखा था, आप क्या करते थे, पहले आप लीनियर लाइन बनाने का ट्राई करते थे, अगर आपका पर्पस सॉल्व नहीं करती थी देन यू गो फॉर द सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ डिग्री ऑफ द आप 6 डिग्री तक जाते थे, जिससे कि आपकी लाइन जो थी कर्व होती चली जाती थी और आपको बेटर प्रेजेंटेशन मिलता था, और आपका बेटर पैटर्न रन करता था। इन द सेम वे यहाँ पर है, आप बेसिकली क्या करोगे, आप लाइन से स्टार्ट करोगे। फॉर एग्जांपल अगर लाइन आपका पर्पस सॉल्व कर देती है, आपका डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को सही से क्लासिफाई कर पाई, देन वी आर परफेक्टली फाइन। अगर नहीं कर पाई तो जाहिर सी बात है आपका जो मॉडल है कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा और आपकी जो डिसीजन बाउंड्री बनेगी मोर कॉम्प्लेक्स आपकी डिसीजन बाउंड्री बनती चली जाएगी। तो एंटायरली डिपेंड्स आपके डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है।
ओके तो सर अगर कर्व बनता है तो भी हम सिग्मॉइड फंक्शन यूज करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये तो आपका सिर्फ थीटा टीएक्स है ना, आप यहाँ आपकी डिसीजन बाउंड्री कुछ भी आ रही है, हाँ हाँ उसको हाँ। क्या करोगे आप, तो उसको फाइनली आपको इस फंक्शन के अंदर रखना है। थीटा टीएक्स आपका कुछ भी आ रहा है, तो ये तो आपका थीटा टीएक्स आपका कुछ भी आ रहा है, फाइनली आपका आउटपुट हमसे 0 से 1 के बीच में ही आना है, क्योंकि सिग्मॉइड फंक्शन यही करता है। ओके, तो आपको हमेशा जो आउटपुट मिलेगा 0 से 1 के बीच में मिलेगा। तो इफ वी समराइज इट, सो बेसिकली करना क्या है आपके पास, बेसिकली व्हाट इज द हाइपोथेसिस ऑफ sigmoid function, आपका hypothesis of logistic regression आपके simple, this is your hypothesis 1 plus e की power minus theta t x, ये आपकी hypothesis है logistic regression की। ओके, इसका अगर आपका h theta x ओके is greater than equal to 0.5, that means आप क्या predict करोगे, पॉजिटिव केस, दैट इज मतलब 1। ओके, 1 इज मतलब पॉजिटिव केस। अगर आपका h थीटा x आपका आ रहा है लेस देन 0.5, दैट मीन्स आप प्रेडिक्ट करोगे नेगेटिव केस, दैट इज 0। तो पॉजिटिव केस को आप हमेशा 1 से प्रेडिक्ट 1 से करते हो रिप्रेजेंट, और नेगेटिव केस को आप 0 से रिप्रेजेंट करते हो। वेरी सिंपल। ओके, सो आपका आउटपुट हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा। आपने एक डिसीजन बाउंड्री ले ली 0.5, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से ऊपर, क्योंकि आपका हमेशा आपको हमेशा देगा आउटपुट अब प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, इसलिए इसका आउटपुट भी मोर 0 से 1 के बीच में आता है। और हमने सिग्मॉइड फंक्शन भी इसलिए यूज किया क्योंकि हमारा मॉडल प्रोबेबिलिस्टिक है और प्रोबेबिलिटी हमेशा आपकी 0 से 1 के बीच में होती है, और सिग्मॉइड एग्जैक्टली मोर सेम तरीके से काम करता है, आपके आउटपुट को लिमिट कर देता है 0 से 1 के बीच में। सो दैट इज अ बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अवर प्रोबेबिलिस्टिक मेथड। सो इस केस में आपका जो मॉडल होगा आपको 0 से 1 के बीच में वैल्यू देगा, वो पॉइंट प्रोबेबिलिटी देगा 0 से 1 के बीच में। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से ऊपर आ रही है, इसका मतलब उसके बेसिकली पॉजिटिव केस होने के चांसेस ज्यादा है, तो हम क्या प्रेडिक्ट कर देंगे उसको 1। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम आ रही है तो उसके बेसिकली नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा है, हम उसको 0 प्रेडिक्ट कर देंगे। ओके, दैट डज नॉट मीन कि बेसिकली वो 100% आपका पॉजिटिव केस है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी उसकी है ज्यादा है पॉजिटिव केस होने की। ओके, अगर 0.4 आ रहा है इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो नेगेटिव पॉजिटिव केस नहीं हो सकता, लेकिन प्रोबेबिलिटी उसके नेगेटिव होने की ज्यादा है, क्योंकि नेगेटिव होने के चांसेस उसके 60% है और पॉजिटिव होने के उसके 40% है, तो हम उसको नेगेटिव प्रेडिक्ट कर देंगे। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, इट इज जस्ट अ प्रोबेबिलिस्टिक मेथड। ओके, सो इन दैट केस यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल मेथड, सिंपल भाषा में, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ओके तो सर अब हमें इसमें हर डेटा मतलब हर डेटा रो के लिए एक ये निकालना पड़ेगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो उसके लिए हमें एक अपने अलग से कॉलम डालना पड़ेगा डेटा में, और फिर उसके बाद में हम हाइपर प्लेन बनाएंगे। नहीं, डेटा तो आप देखो, आपका ये जो प्रॉब्लम है, जो आपकी एल्गोरिथम, ये सुपरवाइज एल्गोरिथम है, यानी कि आपका डेटा ऑलरेडी लेबल्ड होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे बेसिकली मुझे कैंसर के पेशेंट के सिम्टम्स दिए हुए हैं, फीवर है, आपका कफ है, फ्लू है, और आपका व्हाटएवर जो भी सिम्टम्स होते हैं, 50 सिम्टम्स आपके दिए हुए हैं। उसके बेसिस पे आप प्रेडिक्ट करती हो कि ये इसको कैंसर है या नहीं है। तो आपका डाटा ऑलरेडी आपको लेबल्ड मिलेगा, आपको 50 सिम्टम्स में आपको मिलेंगे, 50 सिम्टम्स वैल्यूज आर देयर, देन द फाइनल your target value, that is 1 और 0। तो आपका जो टारगेट कॉलम उसमें 1 या 0 लिखा होगा, या हो सकता है उसमें कैंसर या नॉन कैंसर लिखा हो, तो आप उसको बेसिकली कन्वर्ट कर लोगे 1 और 0 में, कि बेसिकली आपको आपका पॉजिटिव केस क्या है, आपका नेगेटिव केस क्या है। अगर आप कैंसर प्रेडिक्ट करना चाहते हो तो कैंसर उसको आप 1 लेबल करोगे और बाकी को आप नॉन कैंसर को 0 लेबल करोगे। तो यू हैव टू मेक योर डेटा लेबल, क्योंकि उसी के ऊपर आपका मॉडल ट्रेन होगा बेसिकली। ओके ओके सर। Okay, so now basically go to the second thing now. बट सर जब हमारे पास पूरा डेटा सेट होगा और हमें हर रो को क्लासिफाई करना होगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो फिर हमें ये थ्रू आउट ऑल द रोज लगाना पड़ेगा ना, मतलब नहीं, लेट्स से आप जब प्रेडिक्शन करने के लिए जाओगे तो आपके पास डेटा बेसिकली, प्रिडिक्शन, हाँ प्रेडिक्शन पे आप जाओगे तो डेटा आपका लेवल वाइज रो बाय रो आएगा ना। पहले एक रो आएगी, उस रो का आप प्रेडिक्शन कर दोगे। रो का मतलब बेसिकली आपके पास एक डेटा आएगा, ठीक है ना, एक रिकॉर्ड आएगा, उस रिकॉर्ड का प्रेडिक्शन करोगे तो 1 बाय 1 करके प्रेडिक्शन होंगे। ओके, लेकिन जब ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग में तो आपको सारा डाटा, मिलियन ट्रिलियंस डाटा आपके पास एक साथ होगा, मॉडल ट्रेन हो जाएगा, लेकिन प्रेडिक्शन तो आपको 1 बाय 1 ही होता है हमेशा, ठीक है ना, एक एक रिकॉर्ड पर प्रेडिक्शन करोगे आप। ओके, जैसे कि है, समझ लो कि जैसे कि कोई कैंसर आया अपने, कोई कैंसर का कोई पेशेंट आया, अपनी सारी रिपोर्ट लेके आया, उसके सारी रिपोर्ट को आपने अपने आरडीएमएस में डाल दिया,
तो बेसिकली ऐसा नहीं कि आपको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, सारी उसकी फाइल्स देखेगा, फिर कहेगा हाँ इस बंदे को रिकॉर्ड्स को देखते हुए एंड फॉर माय एक्सपीरियंस तो कैंसर होना चाहिए, तो वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ द ट्रीटमेंट और काइंड ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। तो उस केस में क्या होगा, आप डॉक्टर को नहीं दिखाओगे, वो सारे सिम्टम्स जो होंगे, जो सब पूरा डेटा रिकॉर्ड हो, बेसिकली मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम में जाएगा, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम देखेगी और प्रेडिक्ट कर देगा इसको कैंसर, देन इट विल डायरेक्टली गो फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ओके सो अभी हम क्या कर रहे थे, हाँ विल ट्राई टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। सो अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारा मॉडल क्या होता है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता है। सो वी आर ट्राइंग टू लेट्स से हम बेसिकली प्रोबेबिलिटी निकालते हैं आपके पॉजिटिव केस की। ओके सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन try to find out the probability of y equal to 1, okay, provided data is already given to me. Okay, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन मुझे हमेशा प्रोबेबिलिटी बताता है पॉजिटिव केस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोवाइडेड कि जो डेटा मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, ट्रेडिंग डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो अगर मेरा आउटपुट 0.5 आ रहा है या 0.6 आ रहा है, इसका मतलब दिस इज अ पॉजिटिव केस, यानी पॉजिटिव केस होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है। अगर 0.3 बता रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव केस होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है और नेगेटिव केस होने की प्रोबेबिलिटी 0.7। सो माय लॉजिस्टिक रिग्रेशन गिव मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1, यानी पॉजिटिव केस होने की प्रोबेबिलिटी देता है मुझे गिवन, यानी गिवन द ऑल द ट्रेनिंग डेटा। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, okay, when all the training data is given to me and I try to find out कि what is the probability of this given data belong to the positive class. So इसका जो फॉर्मूला आपका होता है, oh come on रुक जा भाई, if I try to write it down, just a minute, पहले मैं okay so this is my h theta x y into 1 minus h theta x 1 minus y. ये h theta x मेरा क्या है, दिस इज h theta x मेरा दिस थिंग, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये। ओके तो अगर मैं y इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ तो मेरा h theta x मुझे क्या देता है, बेसिकली h theta x मुझे प्रोबेबिलिटी देता है बेसिकली मेरी पॉजिटिव केस की, यहाँ से ना, राइट, ये मैं मान के चला था अभी तक मेरा सिर्फ ये ना, h theta x माई हाइपोथेसिस। तो h theta x y इक्वल टू 1 के लिए मैं निकाल रहा हूँ। सो अगर मैं y इक्वल टू 1 के लिए इसका निकालूंगा तो y इक्वल टू y की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 1। So this complete portion will become 0, तो this complete portion will become 1। तो मेरा y इक्वल टू 1 के लिए मेरा आ जाएगा सिर्फ ये हाइपोथेसिस, मेरा हाइपोथेसिस, ठीक है। अगर मैं y इक्वल टू 0 के लिए निकालता हूँ, अगर इफ आई एम निकाल टू y इक्वल टू 0 गिवन x, देन ये मेरा पोर्शन पूरा 1 हो जाएगा एंड माय हाइपोथेसिस विल बी 1 माइनस h थीटा x की पावर 1 माइनस y। सो ये जो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा है, कंपोजिट फॉर्मूला मैंने लिखा है, this is giving me the probability or complete hypothesis for this thing. Okay, ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अजय वो दोबारा एक्सप्लेन करो। ओके दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। h थीटा x तो मेरी सिंपल मेरी हाइपोथेसिस है जो कि मुझे प्रोबेबिलिटी दे रही है, ठीक है ना। अब मैंने बेसिकली y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 के दोनों केस के लिए मैंने प्रोबेबिलिटी को क्या कर दिया, कंपोजिट कर दिया, एक साथ लिख दिया, क्योंकि ये दोनों केस की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है, राइट। तो मैंने क्या कर दिया बेसिकली, अगर मैं y इक्वल टू 1 के लिए निकालता हूँ, y इक्वल टू 1, ओके, यानी कि पॉजिटिव केस की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ तो y इक्वल टू 1 में यहाँ पे रख दूंगा, ये y इक्वल टू 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो गया, ठीक है। क्योंकि आप ये मान के चलो कि देखो मेरे पास हमेशा दो प्रोबेबिलिटी होंगी, क्योंकि मेरा बाइनरी क्लासिफिकेशन है। अगर मेरी पॉजिटिव केस की मेरी प्रोबेबिलिटी p आ रही है तो नेगेटिव केस की मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 माइनस p। बस परफेक्ट, मैंने वही लिखा है। ये मेरी पॉजिटिव केस की प्रोबेबिलिटी है और ये मेरी नेगेटिव केस की प्रोबेबिलिटी है, और मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया बेसिकली, और कुछ नहीं किया। बेसिकली हमें एक ही चाहिए ना, दोनों क्यों चाहिए, दूसरी तो अपने आप ऑटोमेटिकली ड्राइव हो जाएगी ना। बिल्कुल ड्राइव जाएगी, मुझे फॉर्मूला मुझे दोनों चाहिए क्योंकि मुझे हमेशा मेरी एक नहीं आएगी, हमेशा मेरी दोनों आएंगे एक साथ, ठीक है ना। और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे कंपोजिट प्रोबेबिलिटी देगा, राइट। मेरी प्रोबेबिलिटी उनका एडिशन हमेशा 1 होगा, उनका एडिशन हमेशा 1 होगा, ठीक है ना। मुझे हमेशा, क्योंकि मुझे हमेशा फॉर्मूला दोनों प्रोबेबिलिटी लेके चलनी पड़ेंगे, क्योंकि मैं थीटा एक्स की और 1 माइनस थीटा एक्स की, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी चाहिए मुझे। तो मेरा कंपोजिट फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के हिसाब से
अगर मैं इसको बढ़ाने जाऊंगा तो ये मेरा कम हो जाएगा, इसको कम करने जाऊंगा तो मेरा बढ़ जाएगा। मैं क्योंकि मेरे पास दोनों प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए, क्योंकि मेरी बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अपने फॉर्मूले दोनों चीज लेके चलता हूँ, और दोनों बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मेरी पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो दूसरी की ऑटोमेटिकली कम होती चलेगी, इस फॉर्मूले के हिसाब से एक बढ़ेगी दूसरी ऑटोमेटिकली मेरी कम होती चली जाएगी। लेट्स से y इक्वल टू 1 के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, ये y इक्वल टू बेसिकली 0.6 के लिए निकाल दो, ये 0.6 रखूंगा तो मेरी 0.4 हो जाएगी, इसको 0.7 रखूंगा तो मेरी 0.3 हो जाएगी। तो इस तरह से मेरा फॉर्मूला जो है ऑलरेडी चेंज होता चला जाता है। ओके, क्योंकि मुझे बेसिकली क्या निकालना होता है, कोई भी मेरे पास डेटा रिकॉर्ड है उसकी बेसिकली पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी भी आएगी हमेशा, और नॉन पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी भी आएगी। और एक चीज बताइए, इसमें हम 1 माइनस भी कर रहे हैं और ऊपर जो उसका पावर है उसको भी हम 1 माइनस कर रहे हैं, दोनों को 1 माइनस क्यों कर रहे हैं? ये तो फॉर्मूले के हिसाब से ना, ये तो फॉर्मूला को करने के लिए। लेट्स से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट्स से मैं लेट्स से y इक्वल टू 1 के लिए करता हूँ, तो y इक्वल टू 1 में क्या होगा, ये तो मेरा परफेक्टली फाइन है, ये जब y इक्वल टू 1 है केस में क्या करेगा, दिस विल बिकम 0। No, Ajay, so what Piyush is asking is, when we are saying that if the probability is p, the positive probability, and then the negative probability will be 1 minus p, right? So similarly, if we say, okay, positive probability is h theta x, and then the negative probability will be h minus h 1 minus h theta x. But why are we doing this powers as y and 1 minus y? क्योंकि Why do we have powers in this case? पावर्स का मेरे से फंडा बेसिकली है कि मेरे इसको एडजस्ट कर देता है, क्योंकि देखो मुझे प्रोबेबिलिटी हमेशा ये तो मेरी p आएगी 1 p 1 minus p आएगी, p मेरी पॉजिटिव केस के लिए है यानी कि s थीटा x। It's just like जब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते प्रोबेबिलिटी के कि अगर मैं शूट करती हूँ तो मेरा टारगेट हिट करेगा इस प्रोबेबिलिटी से और नहीं करेगा इस प्रोबेबिलिटी से, उसके बाद भी तो मैं कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकाल देना कि अगर मैंने किया तो अब क्या होगा। सो आई नो कि मुझे पता है कि अगर मेरे सक्सेस होने का क्या प्रोबेबिलिटी और नॉट सक्सेस होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, बट किसी पर्टिकुलर इवेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए तो मैं दोनों की प्रोबेबिलिटी लगाऊंगी ना। ये मान that's लो right, मतलब उस टाइप का सिचुएशन है। हाँ, तो आपने दोनों की प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, बट दैट इज फाइन। बट लेकिन आपने दोनों में केस में एक पावर लगाई है व्हिच इज 1 s थीटा x। पावर पीयूष मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है कि मैंने पावर सिर्फ इसलिए लगाई है कि बेसिकली पावर मेरा ये सिग्निफाई कर रही है कि बेसिकली अगर मैं सिर्फ एक की प्रोबेबिलिटी का मैं इंक्रीज करते जाऊंगा दूसरी की प्रोबेबिलिटी में डिक्रीज होती चली जाएगी। ये देखो अगर मैं मान लिया y तो वैसे हो जाएगी ना, क्योंकि वो 1 माइनस है। बिल्कुल एग्जैक्टली 1 माइनस। अब मान के चलो मैं y इक्वल टू 1 के लिए करता हूँ इसको, मेरा भी ये मेरी कॉमन प्रोबेबिलिटी है y इक्वल टू y, सॉरी अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ p y इक्वल टू 1 और x, ओके, तो इस केस में मेरा क्या होगा, ये 1 माइनस y मेरा 0 हो जाएगा, तो ये मेरा पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी मेरी क्या आ जाएगी, h थीटा x। ओके, अगर मैं निकालना चाहता हूँ p y इक्वल टू 0 x, तो उस केस मेरा ये वाला पोर्शन मेरा 1 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस h थीटा x। ये तो है सिम, बस मैंने ये कह के दोनों को एक फॉर्मूले में एक साथ लिख दिया और कुछ नहीं किया मैंने, क्योंकि एक की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो एक की मेरी कम हो जाएगी, एक कम होगी तो मैंने कंपोजिट फॉर्मूला लिखा है और कुछ नहीं है। दिस इज नहीं अजय, this is right when you are writing it independently, but why are you, the point we are not able to understand is h theta x raised to power y is y into 1 minus h theta x raised to power 1 minus y. This is y raising the power to 1 and raising the power to 1 minus y. That is what we are not able to understand. Sir, can I just say something here? So जैसे हम बोलते हैं कि हमने कॉइन को टॉस किया, ठीक है, अब उसकी 3 कॉइन को टॉस किया और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम उसमें अगर तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन लेते, तो हम कहते हैं कि पहले में हेड आएगा, दूसरे में नहीं आएगा, तीसरे में आएगा। तो बेसिकली जब हम करते हैं, अब इसमें पता नहीं चलेगा क्योंकि हम 1/2 करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर डाई कि डाइस में 1 आएगा या 1 के सिवा कुछ और आएगा, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है और कुछ आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है। अगर मैं आने ना आने की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते जाऊं तो जो आने की उसकी पावर 1/6 में जितनी बार लिखूंगी वो उसी पावर पे रेज करूंगी ना मैं, आप समझ रहे हो। और 5/6 को जो करूंगी वो जितनी बार 1/6 की हम 1 माइनस उतनी बार करूंगी। मतलब इसलिए नंबर ऑफ, यहाँ तो बुलियन वैल्यू है ना, यहाँ तो या तो 1 है या 0 है, बीच में कुछ है नहीं ना। वैसे आइडियली अगर हम बर्नौली थ्योरम देखें सर, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स माइनस जितने आपको चाहिए वो होता है n-r। आपने 1 माइनस किया है वो एक अलग सी बात है, बट अगर हम बर्नौली देखें तो NCR होता है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रेज़ टू द पावर r, Qn-r।
where R is कि आपको जो इवेंट चाहिए। I think we have देखो मैं forgotten the पीयूष में बताता हूँ। पीयूष मेरा क्या है कि मेरे पास सिर्फ दो केसेस हैं यहाँ पे, मेरे सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है। या तो मेरा पॉजिटिव केस हो गया, नेगेटिव केस होगा। वाई की वैल्यू मेरी या तो 1 होगी या मेरी 0 होगी, राइट, क्योंकि मेरा डेटा ऑलरेडी लेबल्ड है। ओके, सो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट ए यूनिवर्सल फंक्शन, ठीक है ना। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट ए यूनिवर्सल फंक्शन कि बेसिकली मैं y इक्वल टू 1 प्रेडिक्ट करता हूं तो मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा, y इक्वल टू 0 कहूंगा तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा। अगर ऊपर देखो s थीटा x मेरा जो बेसिकली मुझे प्रोबेबिलिटी देता है, मेरे पॉजिटिव केस की देता है। आई वांट अ यूनिवर्सल फॉर्मूला कि अगर मैं 0 की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं तो फिर मेरा फॉर्मूला कैसे दिखाई देगा। अगर मैं y इक्वल टू 1 के लिए फॉर्मूला चेंज करूं तो कैसा होगा। तो दिस इज यूनिवर्सल फॉर्मूला फॉर y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0। तो दोनों मैंने y इक्वल टू 0, अगर मैं इसको अलग-अलग करके लिखूं तो मेरे फॉर्मूला मुझे अलग-अलग दिखाई देंगे। y इक्वल टू 1 के लिए मेरा हो गया s थीटा x और y इक्वल टू 0 के लिए मेरा हो गया 1 माइनस s थीटा x, राइट। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। फाइन, ऐसी प्रोबेबिलिटी काम करती है। अगर एक p है तो 1 माइनस p होगी। अब मैंने दोनों क्या किया कि मैं दोनों मैंने कंबाइन कर दिया सिर्फ, और मैंने कुछ नहीं किया। अब इस केस में ये मेरा एग्जैक्टली सेम ही चीज है। अगर मैं y इक्वल टू यहाँ पे 1 रखूंगा तो मेरा ये वाला पोर्शन मेरा खत्म हो जाएगा। y इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। अगर मेरा y इक्वल टू, जैसे मैंने एक यूनिवर्सल फंक्शन लिख दिया y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 दोनों के लिए, तो मैं अगर y इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं तो भी मेरा फंक्शन काम करेगा। ये फंक्शन y इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं तो भी मेरा फंक्शन काम करेगा। अगर मैं इनको अलग-अलग कर देता हूं, मुझे दो अलग-अलग फंक्शन चाहिए होंगे। सर अगर आप इसमें आई थिंक सो वो वाला फॉर्मूला भी लगा लो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ p अपॉन x इज प्रोबेबिलिटी ऑफ p। मतलब हमने पढ़ा नहीं था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट a सच दैट b हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो आई थिंक सो आप जब ऊपर और नीचे करोगे ना, मतलब आपका वो 1 माइनस y आएगा। आप एक बार एक्सपैंड करो उसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन b जो हमने पढ़ा था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ a इनटू b, कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था मुझे याद आ रहा है। अगर आप इसको उसमें लिखोगे और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ y को 1 माइनस h थीटा x से रिप्लेस कर दोगे तो शायद हमें आ जाएगा समझ। नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैंने किया है पीयूष, सिर्फ मैंने दो फॉर्मूलों को सिर्फ मैंने कंपोजिट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है ना। जो कि मुझे पी वाई इक्वल टू 1, अगर मेरे पास 5 केसेस होते तो मैं 5 प्रोबेबिलिटी मुझे लिखनी पड़ती, तो 5 मुझे एग्जैक्टली है कि मुझे एक मैंने कंपोज, अगर मैं चलो ऐसे भी नहीं करता, मैं अलग अलग फॉर्मूला में लिख दूंगा तो भी मिले मैं वहीं पहुंच जाऊंगा जहां मुझे पहुंचना है, ठीक है ना। जो मैं आपको प्रूफ करके दिखाना चाहता हूँ उस मुझे ये सारी चीजें 2 बार लिखनी पड़ेंगी, सिर्फ इतना फर्क है। मैंने क्या किया कि बेसिकली मैंने 2 अलग अलग फॉर्मूलों को, एक बार मेरे पॉजिटिव केस की प्रोबेबिलिटी दे रहा है मुझे, एक फॉर्मूला मुझे नेगेटिव केस की प्रोबेबिलिटी दे रहा है, राइट। पी है, एक पी दे रहा है, पी 1 माइनस पी दे रहा है। तो मैंने क्या किया, दोनों फॉर्मूलों को एक साथ लिख दिया है। जो मुझे बेसिकली प्रोबेबिलिटी में y इक्वल टू 1 की निकालना चाहो तो y इक्वल टू 1 की मुझे निकाल के दे देंगे, y इक्वल टू 0 की निकालना चाहो तो y इक्वल टू 0 को निकाल दे देंगे। ये काम सिर्फ इतना कर रहा है, उसलिए मैंने ऊपर y इक्वल टू 1 मैंने जो उसकी पावर लिखी हुई सबसे मैंने एडजस्ट की है y और 1 माइनस y, जिससे कि अगर y इक्वल टू 1 रखूंगा तो मेरा फर्स्ट पोर्शन आ जाएगा, y इक्वल टू 0 रखूंगा मेरा सेकंड वाला पोर्शन आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको फॉर्मूला को एडजस्ट किया और कुछ नहीं किया। मैंने एक फॉर्मूला खुद से बनाया है इसके लिए, ओके, जो मुझे दोनों प्रोबेबिलिटी एक साथ निकाल के दे देगा, ठीक है ना। ओके, सो इफ वी गो हियर, सो दिस इज माय फॉर्मूला, ओके, जो कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकाल के देता है पॉजिटिव केस की और नेगेटिव केस की। अब मुझे बेसिकली लेट्स से मेरे को y इक्वल टू 1 या y इक्वल टू h थीटा x के लिए है जो भी है। अब मेरा अल्टीमेट पर्पस लीनियर रिग्रेशन मेरा क्या होता था, मेरा लीनियर रिग्रेशन में अल्टीमेट पर्पस होता था बेसिकली बेस्ट फिट लाइन का। यहाँ पर मेरा ये मुझे प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है बेसिकली मुझे किसी भी केस के लेबल्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है कि 1 है, ये मेरी प्रोबेबिलिटी है। तो मेरे दो ही लेवल हो सकते हैं, 1 या 0, तो इट इज गिविंग मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेबलिंग, ओके। सो यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन मेरा जो अल्टीमेट पर्पस होता है, मेरा पर्पस बेसिकली ये होता है कि जो डेटा मुझे जिस तरह से लेबल्ड है, लेट्स से मेरे पास कोई डेटा आया हुआ है, कैंसर का डेटा मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, 50 की 50 फीचर्स में ऑलरेडी डेटा उसने पुट अप किया हुआ है, फाइनली उसका लेवल उसने 1 दिया हुआ है, ओके, जो मेरा ट्रेनिंग डेटा है। सो जब मैं मॉडल को अपने ट्रेन करने के लिए जाऊंगा तो मेरा मॉडल इस तरीके से ट्रेन होना चाहिए कि अगर ये सारे लेवल उसमें दिए हुए हैं, सो अगर ये सारा डेटा ट्रेनिंग डेटा दिया हुआ है तो फाइनली उसको 1 प्रेडिक्ट करना चाहिए, ओके। इसी तरह हम लोग मॉडल को ट्रेन करते हैं। सो यहाँ पर जो मेरा पर्पस रहेगा, मेरा पर्पस एक्जेक्टली ये रहेगा कि बेसिकली अगर ये x मुझे दिया हुआ है, दिस x इज ऑलरेडी गिवन टू मी, ओके, ठीक है। तो मुझे बेसिकली इस थीटा को, क्योंकि x मुझे ऑलरेडी गिवन है, दिस इज ऑलरेडी गिवन टू मी, क्योंकि दिस इज माय फीचर्स डेटा। थीटा वो पैरामीटर्स मुझे फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि एस थीटा एक्स जो मेरा थीटा टी एक्स है बेसिकली दैट इज नथिंग बट द फाइनल अल्टीमेट मुझे डिसीजन बाउंड्री फाइंड आउट करनी है, और मेरी डिसीजन बाउंड्री डिपेंड करती है थीटा पे, ठीक है। तो फाइनली मुझे थीटा मुझे फाइंड आउट करना है। सो आई हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट ऑप्टिमम पैरामीटर्स थीटा वैल्यूज व्हेन एक्स इज ऑलरेडी गिवन टू मी,
ओके, जो फाइनली मेरी जो मेरा लेबल है उस लेबल को मैं प्रेडिक्ट करें, यानी कि पिछले का मेरे पास डाटा इससे दिया हुआ है, ये मेरे पास डाटा दिया है, ठीक है ना, और ये लेबल मेरा 1 है और मेरे ऑलरेडी ये 50 फीचर्स है जो मैं दिए हुए हैं। इन 50 फीचर्स के कॉरस्पॉन्डिंग में सारे पैरामीटर्स लर्न करूंगा और मैं इस तरीके से लर्न करूंगा बेसिकली कि मेरा जब मॉडल मेरा बन के तैयार होगा, जब मेरा मॉडल बन जाए, यानी कि मैं सारे थीटा में इस तरीके से लर्न करूंगा कि बेसिकली इसको 1 प्रेडिक्ट करना चाहिए। हमारे पास ऐसे कोई डेटा है दूसरा जिसमें पे 0 है, तो मेरे बेसिकली मैं ऐसे लर्न करूंगा कि बेसिकली सारे फीचर्स मेरे पैरामीटर्स इस तरह से लर्न हो कि उसको 0 प्रेडिक्ट करे। So my ultimate purpose is to learn the parameter theta in such a way कि when x is already given to me, it should predict 1 if data is already labeled as 1. If data is labeled 0, it should predict 0. So I want to maximize, तो मुझे मेरा जो मॉडल है ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, तो 100% मेरा एक्यूरेसी नहीं देगा. So I will try to maximize the probability of y equal to 1 in this case, and I will try to maximize the probability of y equal to 0 in this case. तो मेरा अल्टीमेट पर्पस है बेसिकली इस प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा x, ओके, एंड मुझे क्या लर्न करना है, ये पैरामीटर्स, ये मेरा पर्पस है. तो वहां पर हम अगर लीनियर रिग्रेशन हम लोग कैसे लर्न करते थे, लीनियर रिग्रेशन हम लर्न कर क्या करते थे, हमारा पर्पस डिफरेंट था. अगर हम वहां से और यहाँ कंपेयर करें तो लीनियर रिग्रेशन में हमारा क्या होता था, हमारे पास विल ट्राई टू मिनिमाइज द residuals or the minimize the complete error on the basis of given data and we'll try to find out the parameters. वो parameters हम लोग find out करते थे जो so basically इस केस में जो 0.5 पे टक जाएंगे means points which are on the exactly on the line, they will be the exceptions because we cannot decide whether they are positive or they are negative. उस केस में उसको जनरली हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू को पॉजिटिव केस मान लेते हैं और उसको नेगेटिव मान सकते हो, आपको डिपेंड करता है आप थ्रेशोल्ड किस तरह से डिजाइन करते हो, ओके. लेकिन वो सबसे ज्यादा एम्बिगुअस केसेस हैं एक्चुअली फॉर आपके, क्योंकि आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आपके मेथड के हिसाब से दिस इज द मोस्ट एम्बिगुअस केसेस. लेकिन जनरली उसको आप 0.5 को इक्वल टू में उसको पॉजिटिव केस मान लेते हो, मतलब ये थ्रेशोल्ड आप खुद से भी डिजाइन कर सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है, ओके. No, so basically that could be the only outliers in this probability model. Otherwise, everything will fall either on one side or zero side. नहीं, जरूरी नहीं है इसमें ना पीयूष, जरूरी सॉरी, हाँ इसमें जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि आपका मॉडल 100% एक्यूरेट से कभी काम नहीं कर रहा होगा. उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने लेट से आपने ये आपका सॉरी मेरा ये गड़बड़ है, ठीक है ना, लेट से आपने ये जो बनाया है, ठीक है ना, आपने हो सकता है आपके एक डाटा ये है और एक डेटा आपका ये है लेट से यहाँ पर, और लेट से आपका आउटलायर है आपके 2-3, ठीक है ना, और आपकी लेट से डिसीजन बाउंड्री बन के आई वो आपकी लेट से इस तरह से बन के आई, लेट से इस डिसीजन बाउंड्री उसने बना दी आपके मॉडल इस तरीके से. तो इस केस में आपके ये 2 हैं, ये आपके बेसिकली आपके मॉडल के हिसाब से आपका मॉडल को गलत प्रेडिक्ट कर रहा है, ठीक है ना. तो हमेशा गलत प्रेडिक्शन आपका हमेशा होगा क्योंकि आपका मॉडल 100% एक्यूरेसी से काम नहीं कर रहा होगा. लेकिन आपका मॉडल क्या करेगा, आपका मॉडल ये ट्राई करने की कोशिश करेगा कि ऑन एन एवरेज जो ऐसा मॉडल प्रिपेयर करे कि बेसिकली जो मुझे गिवन डेटा है वो मोर लेस मेजॉरिटी ऑफ द गिवन डेटा आपका सही प्रेडिक्ट होना चाहिए, उसके होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए. तो उस केस में 100% एक्यूरेसी कभी नहीं होगी, कहीं ना कहीं आपके आउटलायर्स हमेशा रहेंगे सिस्टम में, कभी ना कहीं आप कुछ ना कुछ एरर आपकी हमेशा रहेगी. कोई आपके पॉजिटिव केस नेगेटिव होंगे जिसको प्रेडिक्ट कर रहा हो, कुछ नेगेटिव केस को पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर रहा होगा, ओके. Okay, so my ultimate purpose is to maximize the probability of the given label, okay, on the basis of given data, and I will try to find out these parameters, okay. और ये हम लोग करते हैं यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में with the maximum likelihood estimation. ये आपकी प्रोबेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप चाहो तो ऑनलाइन जाके पढ़ सकते हो, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन डिटेल में, जिसके यूजिंग दैट मेथड वी आर गोइंग टू ऑप्टिमाइज अवर दिस, वी आर गोइंग टू लर्न दिस पैरामीटर्स, ओके. सो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन क्या कहता है, मुझे बेसिकली क्या करना है, आई वांट टू मैक्सिमाइज दिस प्रोबेबिलिटी y, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन x, and x is a
मल्टीप्लाई ऑफ थीटा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना है y को ऑन द बेसिस ऑफ गिवन थीटा, मुझे क्या लर्न करना है, थीटा, ठीक है। देखो ओके, सो मेरा जो फॉर्मूला होता है, और बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे ईच एंड एवरी डेटा के लिए, ईच एंड एवरी डेटा के लिए मुझे लेवल की प्रोबेबिलिटी मुझे मैक्सिमाइज करने का ट्राई करना है, ठीक है। और मेरी प्रोबेबिलिटी है क्या, मेरी प्रोबेबिलिटी है बेसिकली h थीटा x y, अगर उसका 1 है तो 1 करने की, 1 को मैक्सिमम करने की ट्राई करेगा, अगर उसका 0 है तो किसको किसको मैक्सिमाइज करने का ट्राई करेगा, ये इसको 1 माइनस h थीटा x 1 माइनस y को, ओके। और मुझे ईच एंड एवरी डेटा के लिए काम करना है, तो ईच एंड एवरी डेटा की मैं बात करूंगा तो साइड डाटा मेरे इंडिपेंडेंट है, तो मेरा अगर मेरे पास टोटल डेटा मेरे पास लेट से n है, तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू 1 टू n, ठीक है। ये क्या करेगा, पहले एक फर्स्ट डेटा रिकॉर्ड के लिए ट्राई करेगा उसके लेवल को मैक्सिमाइज करने के लिए, और सारे थीटा जो है आपके उस तरह से ट्रेन कर देगा, ओके, उस हिसाब से को मैक्सिमाइज करने के लिए। फिर दूसरा रिकॉर्ड उठाएगा, दूसरे डाटा रिकॉर्ड के हिसाब से फिर से थीटा को एडजस्ट करने का ट्राई करेगा कि वो अगर वो 0 है तो 0 को मैक्सिमाइज करने के लिए उसको थीटा कैसे होनी चाहिए। तो ओवरऑल जो मेरी टोटल जो प्रोबेबिलिटी में निकल के आएगी वो मेरी क्या हो जाएगी, सबका मल्टीप्लिकेशन, कुछ सारे रिकॉर्ड्स मेरे इंडिपेंडेंट्स हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी वुड बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस इज साइन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मेरे इंडिपेंडेंट केसेस, जब मैं इंडिपेंडेंट केसेस की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालना चाहता हूँ कंपोजिट, तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है बिकॉज ज्यादा इंडिपेंडेंट केसेस, तो इस केस में सबकी प्रोबेबिलिटी मेरी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। नाउ माय अल्टीमेट पर्पस इज टू मैक्सिमाइज दिस थिंग, ओके। तो इसको मैक्सिमाइज करने का मतलब होता है या तो मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है ना, यानी मुझे थीटा से लर्न करने की प्रोबेबिलिटी में मैक्सिमाइज है साइड डेटा के लिए, ओके। तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, प्रॉब्लम को आसान करने के लिए मैं दोनों तरफ का लॉग ले लेता हूँ, ओके। मैं इसको मैक्सिमाइज करूँ या इसके लॉग को मैक्सिमाइज करूँ, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसके लॉग ले लेता हूँ दोनों तरफ का। लॉग p इक्वल टू, अगर ये मेरा लॉग है तो बेसिकली ये मेरा जो इंटीग्रेशन है मेरा समेशन बन जाएगा, इट विल बी i इक्वल टू 1 टू n और y h थीटा x प्लस 1 माइनस y 1 माइनस h थीटा x। मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, ओके फाइन। अब मैं क्या करता हूँ बेसिकली इसमें, अब मैं बेसिकली इसको, मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, मुझे थीटा इस तरह से फाइंड आउट करने की बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी मेरी मैक्सिमाइज हो जाए। सो लीनियर रिग्रेशन में हमारा क्या, लीनियर रिग्रेशन में हमारा इसका जस्ट रिवर्स होता था, हम लोग ने यहाँ हमने प्रोबेबिलिटी निकाली जिसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, वहां पे हम लोग एरर निकालते थे जिसको मुझे मिनिमाइज करना होता था। उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए मैं थीटा इस तरह से फाइंड आउट करता था कि एरर मेरे सिस्टम के मिनिमाइज हो जाए, राइट। यहाँ पर मैं थीटा को इस तरह से फाइंड आउट करूंगा कि ये जो मेरा लॉग प्रोबेबिलिटी में निकल के आ रही है लॉग वाली, ये मेरी मैक्सिमाइज हो जाए। तो मैं इसको एज ए एरर की तरह यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मेरी पॉजिटिव ये मेरा डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है, तो मुझे समझ में तो मैं क्या करता हूँ, उसके सामने नेगेटिव माइनस साइन लगा देता हूँ। माइनस साइन लगाते इसका मतलब मुझे ये चीज, मुझे थीटा से फाइंड आउट करने की ये चीज मेरी मिनिमम हो जाए, मैंने साइन मैंने चेंज कर दिया। अगर ये पॉजिटिव साइन था इसका मतलब ये थीटा से फाइंड आउट करने थे कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, मैंने माइनस साइन कर दिया, इसका मतलब ये चीज मेरी, ये थीटा से फाइंड आउट करने की मेरे मिनिमम हो जाए, ये चीज मेरी प्रोबेबिलिटी। तो नेगेटिव साइन मैंने सिर्फ इसलिए लगाया कि इसे समझने में मुझे आसानी रहे बेसिकली, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसको एज एरर की तरह यूज करना चाहता हूँ, तो एरर मेरी एक्चुअली नेगेटिव सेंस में होनी चाहिए, ओके। तो मैंने इसे नेगेटिव सेंस में यूज करने के लिए आई हैव जस्ट पुट अ साइन ऑफ नेगेटिव, ओके, सो दैट आई कैन कंसीडर इट एज अ काइंड ऑफ एरर इन द काइंड ऑफ सेंस। तो मुझे बेसिकली अब इस चीज को मुझे मिनिमाइज करना है इस प्रोबेबिलिटी को, और मुझे वो थीटा फाइंड आउट करना है जिसके बेसिस पे मेरे सारे जो है ये मेरी प्रोबेबिलिटी मेरी मिनिमम हो जाए। So this is the your, you can say, error function. रुक जा भाई, error function और cost function. This is error function or the cost function of the logistic regression. वहां पर आपका लीनियर रिग्रेशन में क्या होता था, आपका कॉस्ट फंक्शन वहां पे था आपका, अगर मैं एमएससी लेके चलूं तो आपका एमएससी क्या था वहां पे, i इक्वल टू 1 to n डिवाइड बाय 2n, और ये था आपका s थीटा x
राइट, माइनस ये था ना, राइट, y एक्चुअल का होल स्क्वायर, राइट, दैट वाज योर एमएससी देयर। यहाँ पर आपकी एमएससी बेसिकली प्रोबेबिलिस्टिक फॉर्म में है, जिसका मैंने लॉगरिथमिक ले लिया है। लॉग मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरी बेसिकली कैलकुलेशन मेरी इजी हो जाती है लॉग में, बाकी मैं करूंगा तो मेरी जो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, इसलिए मैंने दो तरफ का लॉग ले लिया, तो लॉग लेने से मेरी कैलकुलेशन मेरे लिए आसान हो जाती है। सो दिस इज द कॉस्ट फंक्शन फॉर लीनियर रिग्रेशन। तो ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट एक और बार समझा देंगे प्लीज, आई मिस्ड इट। जैसे कि मैं किसी चीज को मुझे मैक्सिमाइज करना है, ठीक है ना, मैंने कोई चीज ली जिसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, अगर मैं उसके सामने कोई चीज है, मैं उसको अगर नेगेटिव साइन लगा दूं तो मेरी चीज नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। अब मैं ऐसे मान लो कि साइन मैंने चेंज कर दिया, का मतलब ये हो गया कि बेसिकली कोई चीज मेरे पास पॉजिटिव थी, मुझे किसी चीज को पहले उस चीज को इंक्रीज करना था, ठीक है, तब मुझे मैक्सिमम चीज मिलती। ओके, अब अगर मैं साइन में इसका डिक्रीज कर दूंगा, मैंने साइन चेंज कर दिया, तो साइन चेंज करने के बाद बेसिकली मैं नेगेटिव फॉर्म में आ गया, दिस इज माइनस log p। उस केस में मेरा क्या होगा कि अगर मेरे पास पॉजिटिव साइन था, मुझे उसको मैक्सिमाइज करनी थी उस वैल्यू को, log p को, ठीक है ना, log p मुझे मैक्सिमाइज करना था। अब मैंने साइन अगर मैं चेंज कर दूंगा तो बेसिकली मैं माइनस log p का मतलब मेरा बेसिकली क्या हो जाएगा, मेरे आई कैन से log 1 pi p और समथिंग। ओके, अब मेरा बेसिकली दोनों चीजें में रिवर्स हो गई हैं, समझ रहा है। तो पहले p ऊपर था, p मेरा नीचे आ गया, पहले p को मैं इंक्रीज करता, मुझे p को एक्चुअली डिक्रीज करना पड़ेगा इस प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। अंडरस्टूड? हाँ जी सर, हाँ जी, ठीक है, राइट। तो मैंने साइन चेंज कर दिया बिकॉज लॉग होने की वजह से क्या होगी, log 1 माइनस p हो गया, तो पहले मैं जिसको इंक्रीज कर रहा था साइन बढ़ाते मुझे उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, मुझे उसको मैक्सिमाइज करना है, तो ये हुआ। अंडरस्टूड? तो मैं इसको एरर की सेंस में यूज करना चाहता था, मैं इसको मैंने माइनस साइन यूज कर दिया, पर्पस सिर्फ वही है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसको बेसिकली मिनिमाइज करना है, ठीक है ना, वो थीटा मुझे फाइंड आउट करना है जिससे बेसिकली ये कंप्लीट जो मेरी प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है मेरी मिनिमाइज हो जाए। सो दिस इज द एरर फंक्शन और द कॉस्ट फंक्शन ऑफ द लीन लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास हाइपोथेसिस मेरे पास निकल के आ गई है, मेरे पास कॉस्ट फंक्शन निकल के आ गया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली अब मुझे अपने मॉडल को ऑप्टिमाइज करना है। तो एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करता है, जैसे लीनियर रिग्रेशन में काम करते हैं ऐसे यहाँ पर भी काम करते हैं। हाइपोथेसिस मुझे ऑलरेडी पता है, मेरे सिस्टम की हाइपोथेसिस मेरी क्या है, मेरी हाइपोथेसिस मेरी क्या है यहाँ पे, मेरी हाइपोथेसिस है यहाँ पर दिस इज माय हाइपोथेसिस। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले रैंडमली मैं क्या करूंगा, थीटा को असाइन करूंगा, और थीटा को असाइन करने के बाद रैंडमली मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास हाइपोथेसिस आ जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हाइपोथेसिस मैं क्या करूंगा, मैं सारे डाटा पॉइंट जो मेरे पास डिफरेंट डेटा रिकॉर्ड्स हैं, उन सारे डेटा रिकॉर्ड्स के मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले के थ्रू यूजिंग दिस फॉर्मूला में क्या करूंगा, सिस्टम की एरर निकालूंगा। मेरे पास सिस्टम की एरर आ जाएगी फॉर ईच एंड एवरी डेटा रिकॉर्ड। ओके, मेरे पास कंप्लीट ये इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी ये। अब मुझे बेसिकली इसको क्या करना है, मुझे वो थीटा फाइंड आउट करना है जिससे कि ये मेरी मिनिमाइज हो जाए। ओके, यहाँ पर आपका ये यूज होता है, वो आपका यूज होता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन फंक्शन आप यूज करते हो। वहां पे आप कैलकुलस यूज कर रहे थे, उसको मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पर आप यूज करते हो एमएलई, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। आपके पास कॉस्ट फंक्शन ये आ गया, ठीक है ना, एमएलई। अब बेसिकली जब वहां पर आपका एरर फंक्शन आ जाता था, आप उसको मिनिमाइज कैसे करते हैं, कैलकुलस यूज करके यूजिंग द ग्रेडियंट डिसेंट। यहाँ पर आप यहाँ से यहाँ तक पहुंचो आप एमएलई यूज करके, अब आप इसको ऑप्टिमाइज करोगे सेम तरीके से। आपका ये आप ईच एंड एवरी डाटा रिकॉर्ड के लिए आपके पास ये आ गया, और आपको उसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने का तरीका एग्जैक्टली सेम होगा जो आपका लीनियर रिग्रेशन में था। यहाँ भी आप ग्रेडियंट डिसेंट यूज करोगे और सबको अपडेट करोगे। तो यहाँ पर लेट से स्टार्टिंग में आपने थीटा 0 से लेके थीटा n तक आपने उसको रैंडम वैल्यू दे दी निकाल के, रैंडम वैल्यू साइन की पहले। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप पे हाइपोथेसिस फंक्शन आ गया। इस हाइपोथेसिस फंक्शन के बेसिस पे उसने क्या किया, आपको ये माइनस log p निकाल के आपको पूरी सिस्टम की एरर निकाल के उसने आपको दे दिया, आपके कंप्लीट सिस्टम की आपको एरर आ गई। इसमें ऐसा हो सकता है कि कोई वन हो उसको जीरो क्या कर रहे हैं, जीरो उसको बेसिकली क्लासिफाई करो, कोई जीरो को उसको वन क्लासिफाई करा होगा, लेकिन फाइनली आपका सिस्टम की कंप्लीट एरर आपके पास निकल के आ गई। अब आपका जब सिस्टम की कंप्लीट एरर आपके पास निकल के आ गई, दिस इज योर सिस्टम की कंप्लीट एरर है, लेट्स से दिस इज कंप्लीट एरर, और आपको बेसिकली इसको ऑप्टिमाइज करना है, आपको करेक्ट थीटा फाइंड आउट करने के लिए यू विल अगेन गो फॉर द ग्रेडियंट डिसेंट मेथड। तो ग्रेडियंट डिसेंट मेथड में आपको थीटा जीरो को आप कैसे अप्लाई करते थे, व्हाट इज योर थीटा जीरो इक्वल टू थीटा जीरो
माइनस अल्फा 1 बाई, सॉरी इसको हटा दो अभी, अल्फा आई इक्वल टू 1 to n डिवाइड बाई n, एंड दिस इज योर अल्फा और de बाई d थीटा 0। ऐसा आपका थीटा 0 होता था। सेम तरीके से आपका थीटा 1 होगा, सेम तरीके से थीटा 2 होगा, सेम तरीके से थीटा 3 होगा। उसके बाद जब आप इस एरर फंक्शन में पहुंच गए, उसके बाद एवरीथिंग इज सेम। जैसे आप लीनियर रिग्रेशन में जिस तरीके से आप थीटा 1 थीटा 0 को जिस से ऑप्टिमाइज करते थे स्टेप बाय स्टेप यूजिंग अ लर्निंग रेट अल्फा, तो सेम तरीके से आपका यहाँ पर भी सेम तरीके से अप्लाई होगा। आगे पूरे प्रोसेस में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप ग्रेडिएंट अप्लाई करोगे, ग्रेडिएंट अप्लाई करके थीटा 0 निकालोगे, थीटा 1 निकालोगे, धीरे धीरे वो क्या होंगे कि ईच एंड एवरी आइटरेशन में अपडेट होंगे, अपडेट होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। तब तक आप करोगे जब तक कि बेसिकली आपकी एरर कन्वर्ज नहीं हो जाती। जहाँ जाके आपकी एरर कन्वर्ज हो जाएगी वहां पे आपको आपके फाइनल थीटा 0 थीटा 1 थीटा 3 मिल जाएंगे। उसको उठा के आप अपना हाइपोथेसिस में अप्लाई कर दोगे, वो आपके फाइनल आपको क्या मिल जाएगी, मॉडल मिल जाएगा जो कि आपका सर वहां पे लीनियर रिग्रेशन में तो चलो समझ आता था कि वो एरर जो हमें दिखती थी वो मिनिमाइज कर रहे हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी मिनिमाइज करके क्या होगा? मतलब एक्चुअली वैसे तो है एरर, बट वैसे तो आप लाइक्लीहुड मिनिमाइज कर लो। आप इसको इस तरह समझो, वहां पे आप एरर को आप वहां पर एरर को इस टर्म में मेजर करते थे कि बेसिकली वो लाइन से पॉइंट कितना दूर है, राइट। यहाँ पे आप एरर को मेजर करो प्रोबेबिलिटी की टर्म में कि बेसिकली मेरा लेवल 1 है, लेकिन मेरा जो प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है उसको उसका प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी की टर्म में कितना दे रहा हो सकता है उसका लेवल 1 हो, लेकिन जो मैंने मॉडल बनाया मैंने इनिशियल थीटा के साथ, वो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के दे रहा है 0.6। तो 0.6 और 1 में डिफरेंस कितना आ गया आपका 0.4 का। तो उस डाटा के लिए 0.4 मेरी एरर है। ओके, लेट्स से लेवल था 0 और मेरा जो मैंने मॉडल बनाया इनिशियल मॉडल, वो उसकी प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट कर रहा है मेरे लिए 0.2। तो मेरी एरर कितनी आ गई 0.2 प्रोबेबिलिटी इज माय एरर। तो ऐसे करके वो क्या करता है, कंपोजिट कंप्लीट डेटा की एरर फाइंड आउट करेगा, उसको समेशन कर देगा, वो आपके पास निकल के आ जाएगा दिस वन। ओके, अब आप क्या करोगे, बस कंपोजिट एरर मेरे सिस्टम के मेरे पास निकल के आ गई है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं उसके बेसिस पे अब मैं बेसिकली थीटा 0 से लेकर थीटा m तक मैं उन सबको इस तरह से एडजस्ट करने का ट्राई करता हूं कि ऑन एन एवरेज ये क्या करेगी, बेसिकली सबको सही क्लासिफाई करने का ट्राई करें। अगर 1 को 1 में प्रेडिक्ट नहीं करा तो एटलीस्ट 0.5 सुबह प्रेडिक्ट करें, या 0.6 या 0.7 या 0.8। तो ऑन एन एवरेज जो 1 है उन सबकी प्रोबेबिलिटी 1 के आसपास होनी चाहिए, और जो 0 है उनकी प्रोबेबिलिटी 0 के आसपास होनी चाहिए। तो सारे थीटा 0 को इस तरह से बेसिकली एडजस्ट करने का ट्राई करेगा। अंडरस्टूड। और एक केस के बाद ऐसा होगा कि बेसिकली लोग कितना भी ट्राई करेगा तो उससे अच्छा काम नहीं कर पाएगा, तो आपके सिस्टम में एक एरर मिनिमम एरर आपकी हमेशा रह जाएगी, क्योंकि 1 को हमेशा 1 नहीं कर पाएगा, किसी को 0.9 करेगा, किसी को 0.6 करेगा, किसी को 0.7 करेगा। ऐसे 0 होंगे एग्जैक्टली उसका 0 ना कर पाए सबको, किसी को 0.1 कर देगा, किसी को 0.2, किसी को 0.3 कर देगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, फिर थ्रेशोल्ड लेते हैं। 0.5 से ऊपर हम सबको पॉजिटिव मान लेते हैं, 0.5 से नीचे हम सबको नेगेटिव मान लेते हैं। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट हमारा मॉडल तब भी अच्छा काम नहीं करेगा, हो सकता है कि जो पॉजिटिव केस है उसको किसी को नेगेटिव क्लासिफाई करो, नेगेटिव केस को पॉजिटिव क्लासिफाई कराओ। उसका मतलब ये कि बेसिकली ऑन द गिवन डेटा, ऑन द गिवन सर्कमस्टेंसेस एंड गिवन एल्गोरिथम मेरा मॉडल इससे अच्छा क्लासिफाई नहीं कर सकता। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इससे अच्छा मेरे को डिसीजन बाउंड्री नहीं दे पा रहा है। अभी भी मेरे सिस्टम में 70 या 80% एरर है। उसमें क्या कर रहा है कि अगर 80% एरर है, इसका मतलब 20% अभी वो मिस क्लासिफाई कर रहा है। तो दैट इज एरर ऑफ माय सिस्टम एग्जिस्टिंग मॉडल। ओके, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सर वैसे तो लग रहा था कि जो अब आपने वो सिग्मॉइड फंक्शन किया था ना, मतलब उतना ही काफी था, मतलब ये सब मतलब मुझे लग रहा था वही हो गया, मतलब ठीक है क्लासिफाई। आपको वो तो आपकी हाइपोथेसिस थी, दैट वाज द हाइपोथेसिस ऑफ मॉडल। आपको सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ना, एरर फंक्शन तो निकालोगे ना। जब तक आपके पास एरर फंक्शन नहीं होगा तब तक आप उसको ऑप्टिमाइज कैसे करोगे? तो आपको हर ईच एंड एवरी एल्गोरिथम का आप हमेशा एक हाइपोथेसिस निकालते हो, फिर उसके एरर फंक्शन निकालोगे, फिर एरर फंक्शन को ऑप्टिमाइज करोगे। उसको ऑप्टिमाइज करने के बाद फिर आपको एग्जैक्ट आपके पास पैरामीटर निकल के आएंगे, उसको निकाल के आप अपने हाइपोथेसिस में पुट करोगे, फिर फाइनली आपका फाइनल मॉडल आपके पास निकल के आएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो हमने पहले सबसे पहले हाइपोथेसिस डिराइव की, हाइपोथेसिस हमारी क्या है, वो कैसे काम करती है। उसके बाद हमने फिर एरर फंक्शन डिराइव किया, वो कहाँ से आया। फिर एरर फंक्शन को एरर को मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करने के लिए हम फिर से वो ग्रेडिएंट डिस्टेंस मेथड यूज करेंगे एग्जैक्टली सेम तरीके से जैसे हम लीनियर रिग्रेशन में करते थे, ठीक है। और उसके बाद हमें फाइनल थीटा 0 थीटा 1 हमारे पास आ जाएंगे। बट डिफरेंस ये है कि लीनियर रिग्रेशन में हम लोग प्रोबेबिलिस्टिक मेथड यूज नहीं कर रहे थे, यहाँ पे हम प्रोबेबिलिस्टिक मेथड यूज कर रहे हैं। तो वहां पर वो एरर हमारी जो मेजर होती थी वो डिस्टेंस के टर्म में होती थी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की टर्म में होती है, राइट। इतना सा डिफरेंस है।
ठीक है ना, इसलिए वहां का जो कॉस्ट फंक्शन वो डिफरेंट है, यहाँ का कॉस्ट फंक्शन डिफरेंट है. ओके, एनी अदर कंफ्यूजन? गुड. सो नाउ लेट्स गो बैक टू स्लाइड. अब हमारी लाइफ आसान है, हम स्लाइड्स पे जा सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स गो बैक टू द स्लाइड्स. ये स्लाइड आपने सबने देख ली है, ये सब आप देख चुके हो, ये सब किस्से कहानी आपने सुन ली है, सब बता चुका हूँ आपको. ये सब हो गया, ये सब हो गया, ये सब हो गया. सो जो हमने कॉस्ट फंक्शन अभी देखा, दिस इज दिस कॉस्ट फंक्शन, दिस इज अ कॉस्ट फंक्शन. दिस वन जो हमने डिराइव किया अभी. ओके, फॉर ईच एंड एवरी एक्स आई, दिस इज माई कॉस्ट फंक्शन. ओके, फाइन. ओके, और हमें क्या करना है बेसिकली, आई वांट टू मिनिमाइज दिस कॉस्ट फंक्शन. आई हैव टू फाइंड आउट गेट थीटा, और जो थीटा मुझे मिलेगा उसको उसमें उठा के रख दूंगा. उसके बाद अगर मेरा ठीक है उसकी वैल्यू 0.5 से ऊपर आ रही है तो दैट इज पॉजिटिव केस, 0.5 से नीचे आ रही है दैट इज माय नेगेटिव केस. वेरी सिंपल. और जनरली आप अगर ऑनलाइन कभी भी आप लिटरेचर देखोगे तो बेसिकली आपको ये दो पार्ट में दिखाई देगा हमेशा. एक साथ कंपोजिट आपको बहुत कम दिखाई देगा, आपको इतना पोर्शन आपको अलग दिखाई देगा ये, और इतना पोर्शन आपको अलग दिखाई देगा. ओके, सो जनरली आपको ऐसा दिखाई देगा कुछ कुछ. ये लॉजिस्टिक रिलेशन का कॉस्ट फंक्शन ऐसा, अगर y इक्वल टू 1 तो आपका ये माइनस लॉग एस थीटा एक्स, y इक्वल टू 0 तो माइनस लॉग 1 माइनस एस थीटा एक्स. वो सेम है. आप उस फंक्शन में, इस फंक्शन में कहाँ गया, कंपोजिट फंक्शन कहाँ है आपका, ये तो आपका एरर फंक्शन है, राइट. सर वैसे जो वो हम फंक्शन कह रहे थे ना, जहाँ पे हमको थोड़ी देर पहले कुछ कंफ्यूजन चल रहा था कि आपने कैसे वो y की पावर 1 माइनस y लिखा है. मुझे अभी भी लग रहा है कि वो प्रोबेबिलिटी का जो बाइनोमियल थ्योरम होता है उसमें y एक रैंडम वेरिएबल है और आपने उस इवेंट को वो करके ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है. वो एक्चुअली मुझे लग रहा है वो बाइनोमियल थ्योरम है प्रोबेबिलिटी का, जिसमें हम सब फिलहाल कंफ्यूज हो रहे हैं. कोई बात नहीं, चलो उसको देख लेंगे. ठीक है ना. सो बेसिकली हमने जो फंक्शन लिखा है वो कंपोजिट फंक्शन है. यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं y इक्वल टू 1 रख दूंगा तो ये वाला पोर्शन मेरा 0 हो जाएगा. सो ये मेरी आ गई बेसिकली कॉस्ट फंक्शन मेरा y इक्वल टू 1 के लिए इतना पोर्शन. मैं y इक्वल टू 0 कर दूंगा तो ये पोर्शन मेरा 0 हो जाएगा. सो देन इट इज द ऑर्डर फंक्शन फॉर y इक्वल टू 0. तो यहाँ पर जनरली आपको लिटरेचर में आपको एरर फंक्शन आपको जनरली आपको इस तरह से दिखाई देगा. y इक्वल टू 1 के लिए आपका एरर फंक्शन ये है और y इक्वल टू 0 के लिए आपका एरर फंक्शन ये है. और उसको अलग अलग करने का बेसिक पर्पस भी यही है कि बेसिकली आपको चीजें थोड़ी सी बेटर तरीके से समझ में आती हैं. ओके, अगर मैं log h थीटा x अगर मैं ग्राफ बनाऊं, log x का ग्राफ जनरली आपका ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि माइनस log x का ग्राफ है. log x का ग्राफ जनरली आपका ऐसा होता है, दिस इज, क्योंकि log 0 इज इक्वल टू 1, सो यहाँ पे log 0 का 1 दिखाएगा एंड log 1 इज इक्वल टू 0. सो ग्राफ आपका, और log 1 इज इक्वल टू 0, राइट. yes, log 1 इक्वल टू 0 एंड ये आपका ग्राफ आपका आता है बेसिकली यहाँ से आएगा ये log 1 0, log 0 इक्वल टू 1. तो आपका ग्राफ मोरल से आपका ऐसे आता है शायद मेरे हिसाब से. और ये आपका बेसिकली यहाँ से आपका ये यहाँ इस तरह से आता है शायद, ऐसे ही आता है क्या, आई डोंट नो. एक मिनट, ये आपका ग्राफ इनफाइनाइटली टच करता है इसको ना. log 1 की वैल्यू, log 0 की वैल्यू 1 होती है ना, इनफाइनाइटली 1 होती है. तो आपका ग्राफ आपका एक्चुअली ऐसे दिखाई देगा, ये log 0 पे 1 एंड log 0 पे ये. तो आपका ये ग्राफ आएगा, ये आपका मोरलेस. log माइनस वैल्यू क्या होती है, एनी आइडिया. बेसिकली मेरे ग्राफ ऐसा आएगा, log 1 पे वैल्यू 0 होती है, log 0 पे वैल्यू 1 होती है, तो 1 0, फिर आपकी log की वैल्यू बढ़ती चली जाती है तो आपका इसकी वैल्यू आपकी नेगेटिव चली जाती है. ऐसे जाता है ग्राफ शायद ये मोरलेस तरीके से. तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, इसका y इक्वल टू 1 log माइनस log s, ये आपका जस्ट रिवर्स हो जाता है. ये आपका log 1 पे आपकी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 पे. log 0 पे इसकी वैल्यू 1 माइनस है जो कि तो मैंने माइनस कर दिया तो ग्राफ एग्जैक्टली रिवर्स हो जाता है इसका, माइनस log s थीटा x का. तो log 1 पे इसकी वैल्यू 0 होती है इनफाइनाइटली, log
1 अगर मैं निकालूंगा तो 0 होता है और log 0 इक्वल टू 1 होता है, राइट? यही होता है ना। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, यानी कि बेसिकली मैंने क्या किया, माइनस लगा दिया, तो माइनस का मतलब क्या हो गया मेरा, माइनस लॉग एस थीटा एक्स का मतलब मेरा क्या हो गया, ये लॉग 1 अपॉन एस थीटा एक्स हो गया। तो मेरा ग्राफ बेसिकली जो ऐसे बनना चाहिए, तो मेरा ग्राफ रिवर्स हो जाता है। तो अगर एस थीटा एक्स की वैल्यू अगर वाई की वैल्यू 1 रखूँ, यानी एस थीटा एक्स मेरा 1 है, तो मेरा कितना हो जाएगा, ये log 1 की वैल्यू y इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू 0 ग्राफ है, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग कंफ्यूज। ये y इक्वल टू 0 ग्राफ है। अगर y इक्वल टू 0 ग्राफ मेरा ऐसा बनता है, यानी कि y इक्वल टू 0 पे बेसिकली अगर 0 पे इसकी वैल्यू 0 होगी, ओके, एंड 1 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। क्योंकि मैं y इक्वल टू 0 रखूंगा यहाँ पर, तो ये मेरा कितना हो गया, एच थीटा एक्स प्रोबेबिलिटी मेरी। तो इसका जो मेरा ग्राफ बनता है ये वाला log 1 माइनस एच थीटा एक्स का ग्राफ मेरा ऐसा बनता है। एच थीटा एक्स मेरी प्रोबेबिलिटी जो मेरी फाइनल वैल्यू मेरी आ रही है। तो y इक्वल टू 0 अगर मैं रखूंगा, y इक्वल टू 0 मतलब मेरा दिस इज माय एच थीटा एक्स एंड दिस इज माय y बेसिकली कॉस्ट, कंट्रोल z हो जा नहीं आ रहा, ये मेरा कॉस्ट है। तो बेसिकली मेरा ग्राफ है कॉस्ट और एच थीटा एक्स के बीच में, यानी इस फंक्शन में और एच थीटा एक्स के बीच मैंने ग्राफ बनाया है, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ ऐसे बनता है, दिस इज, ये ग्राफ मेरा ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ओके। अगर मैं इसको अगर मैं समझने की कोशिश करें, मेरा y इक्वल टू 0 ग्राफ है, तो y इक्वल टू अगर मेरा 0 है, y इक्वल टू 0 मेरा डेटा ऑलरेडी लेबल्ड है y इक्वल टू 0, यानी कि बेसिकली मेरा नेगेटिव केस है। तो इस केस में मेरी एरर कब मेरी हाई होगी, यानी कि बेसिकली जब भी मेरा मॉडल इसको y इक्वल टू 1 की तरफ प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर देगा, यानी जैसे कि वो प्रोबेबिलिटी मेरी 0.1 0.2 0.3 0.3 या 0.5 देना स्टार्ट करेगा, इसका मतलब मेरा मॉडल एरर कर रहा है। तो जैसे जैसे मेरा मॉडल 0 से लेके 1 तक बढ़ता चला जाएगा, यानी कि वो प्रोबेबिलिटी बढ़ाता जाएगा, ऐसे ऐसे मेरे सिस्टम की एरर मेरी बढ़ती चली जानी चाहिए। सो एग्जैक्टली सेम चीज आपका ग्राफ भी आपको बताता है। या अगर आप से ग्राफ देखोगे, सो मेरा एच थीटा ये मेरे सिस्टम की कॉस्ट है, ओके। अगर बेसिकली एच मेरा ग्राफ है इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 के लिए, यानी मेरा फाइनल जो मेरा लेवल है, मेरा वाई 0 है, यानी लेवल मेरा डाटा जो है वो 0 के लिए लेवल्ड है। लेकिन अगर मेरा मॉडल ये एच थीटा एक्स अगर बेसिकली 1 की तरफ वेरी करता चला जाता है, यानी कि मैं इसको एच थीटा एक्स मेरा 1 आ रहा है, तो आप देखोगे कि सिस्टम की एरर आपकी इनफाइनाइटली बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर आपका मॉडल आप देखोगे एच थीटा एक्स 0 आ रहा है आपका, क्योंकि एच थीटा एक्स आपका फाइनली क्या है, एच थीटा एक्स आपकी प्रोबेबिलिटी है, राइट, जो फाइनली आपकी निकल के आ रही है, दिस इज पी, ओके। यानी कि आपका ये y इक्वल टू 0 का मॉडल है, ठीक है, और आपका एच थीटा एक्स भी अगर आपका 0 आ रहा है, तो ये आपकी सिस्टम की एरर आपकी सिस्टम की 0 है। लेकिन आपका बेसिकली आपका लेबल तो 0 है, लेकिन आपका मॉडल एच थीटा एक्स क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, एच थीटा एक्स की वैल्यू मान लिया 0 से बढ़ाता जा रहा है। लेट्स से यहाँ पे 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3 है, ये 0.4 है, ये एग्जैक्टली 1 है। तो जैसे जैसे 1 की तरफ प्रोबेबिलिटी बढ़ाता चला जाएगा, वैसे वैसे बेसिकली आपकी सिस्टम की आपके मॉडल की एरर आपकी बढ़ती चली जाएगी। और मान लो 0 है और उसको प्रेडिक्ट वो 1 कर रहा है, इसका मतलब आपकी सिस्टम की एरर एग्जैक्टली आपकी इनफाइनाइट होगी, मतलब दिस इज द मैक्सिमम एरर फॉर योर सिस्टम। नहीं समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया? मेरे को समझ में नहीं आया। ओके, नहीं आया, चलो फिर से देखते हैं। ये मेरा जो नीचे जो मैंने ग्राफ बनाया है y इक्वल टू 0 के लिए बनाया है। जो ग्राफ आपका इसका जो नीचे ग्राफ बना हुआ है, एक्चुअली ऐसा आपका ग्राफ बनता है। ग्राफ आपका कॉस्ट ये कॉस्ट, ठीक है, और एच थीटा एक्स, ये आपका एच थीटा एक्स है, इसके बीच में आपका ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है, ओके। ये आपका एच थीटा एक्स इधर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा y इक्वल टू 0 का ग्राफ है, इसका मतलब ये मेरा ग्राफ बेसिकली उस वाले डेटा के लिए है जहाँ पे लेबल्ड मेरा 0 है, यानी कि निगेटिव केस है, ठीक है, उसका कॉस्ट फंक्शन है ये, फाइन। और एच थीटा एक्स मेरा क्या है, एच थीटा एक्स मेरा मॉडल है, जो मेरा मॉडल मेरा प्रोबेबिलिटी निकाल के दे रहा है इस रिकॉर्ड की, राइट। ये एच थीटा एक्स मेरी हाइपोथेसिस है, वो मेरी फाइनल प्रोबेबिलिटी में निकाल के देती है। लेट्स से y इक्वल टू एक्चुअली मेरा एक्चुअल लेवल है, और एच थीटा एक्स जो है मेरा मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है लेट्स से 0.6 इसके लिए। इसका मतलब मेरे सिस्टम में एरर है, एक्चुअल 0 है और मॉडल मेरा 0.6 प्रेडिक्ट कर रहा है, तो मेरे सिस्टम में एरर होनी चाहिए। तो यही मेरे मॉडल में एक्चुअली दिखा रहा है। ये कॉस्ट और एच थीटा एक्स के बीच का ग्राफ है। अगर ये मेरा एच थीटा एक्स मेरा 0 है, ठीक है, और 0 का ही ग्राफ है, तो एरर मेरी मिनिमम है, ओके। एच थीटा एक्स अगर मेरा 0 है तो एरर मेरी 0 है, क्योंकि लेवल मेरा ऑलरेडी 0 था। और जैसे जैसे मेरा एच थीटा एक्स वो 0.1 या 0.2 या 0.3 या 0.4 निकालना प्रेडिक्ट करना स्टार्ट करता है, तो मेरे सिस्टम की एरर मेरी बढ़ती चली जाएगी। ये वो वाला केस है जब बेसिकली वो मेरा एच थीटा एक्स 1 प्रेडिक्ट कर रहा है, यानी मेरा मॉडल 1 प्रेडिक्ट कर रहा है,
जबकि है जीरो, है वो जीरो, तो उसमें आपकी एरर इनफाइनाइट हो जाएगी। आप देखोगे तो ये इसको इनफाइनाइटली 1 को टच करता है। ओके, इन द सेम वे एग्जैक्टली इसका अपोजिट केस बनता है आपका y इक्वल टू 1 का। ये आपका y इक्वल टू 1 का ग्राफ है, ठीक है। जब आपका जब 1 होता है तो 0 होता है उसका एरर, एक्चुअली 1 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पर इसकी वेट लॉग 0 जैसे ही हाँ, जैसे ही वो 1 से 0 की तरफ अप्रोच करता है नीचे, अगर हम देखें लेफ्ट साइड तो बढ़ता जाता है कॉस्ट। यस एग्जैक्टली, तो ये y इक्वल टू 1 का ग्राफ है आपका। इस केस में आपका जो डाटा ऑलरेडी लेबल्ड है तो y इक्वल टू 1 है, ठीक है। ओके, लेकिन h3 आपकी वो मॉडल जो है आपकी प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट कर रहा है। अगर वो बेसिकली 1 है और 1 ही प्रेडिक्ट कर रहा है, यानी h3 आपका 1 है, देखो आप देखोगे तो एरर कितनी होगी मेरी, क्योंकि एरर आपकी इस तरफ है, तो एरर आपकी 0 है। लेकिन बेसिकली उसको अगर वो 0 प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर देता है, आप देखोगे तो उसकी एरर आपकी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसको प्रेडिक्ट करना उसका 1 और प्रेडिक्ट क्या कर रहा है 0 की तरफ, तो आपकी एरर ये मिनिमम, आपकी एरर मैक्सिमम होती चली जाएगी, इनफाइनाइटली इंक्रीज कर देगा उसको। ओके, समझ में आया ना यार? सर ये तो समझ आ गया। पीयूष? यस सर। परफेक्ट है फिर तो इसलिए हम लोग इस एक्चुअली इसको अगर आप एक लिखोगे तो समझ में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए हमेशा इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इससे हमको क्या होता है, दो डिफरेंट ग्राफ मिल जाते हैं, देन वी हैव इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि कॉस्ट फंक्शन आपका कैसे काम कर रहा है। ओके, तो अगर आपका ये वाला केस है, लेट्स से हमने y इक्वल टू 1 वाला केस लिया, और लेट्स से इस केस में क्या हो रहा है कि लेट्स से y इक्वल टू 1 के लिए मुझे मेरा एक्चुअल रिकॉर्ड है और मेरा मॉडल क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, एक्चुअली लेट्स से 0.6 प्रेडिक्ट कर रहा है, यानी कि 0.4 प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस है। उस केस में मेरा मॉडल जब ट्रेन करने के लिए जाएगा तो इस तरह से ट्रेन होगा कि बेसिकली उसको y इक्वल टू आपके एरर को इस तरह से मिनिमाइज करे कि इसको टू y, वो उसको खींच के y इक्वल टू 1 की तरफ लाने का ट्राई करेगा। उस केस में सारे थीटा को इस तरह से एडजस्ट करने का ट्राई करेगा कि इस रिकॉर्ड की प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 1 के ऑलमोस्ट नजदीक आनी चाहिए। तो ये सारा केस करता है, ईच एंड एवरी रिकॉर्ड के लिए यही काम करेगा। तो ईच एंड एवरी रिकॉर्ड के लिए क्या करेगा कि डेटा को एडजस्ट करता जाएगा, थीटा को एडजस्ट करेगा, फाइनली एक जनरलाइज मॉडल बना के लाएगा कि मैंने वो थीटा को इस तरह से जनरलाइज सेट कर दे कि मोर और लेस सारे के सारे रिकॉर्ड का जो लेवल है वो मोर और लेस सही तरीके से प्रेडिक्ट होना चाहिए। दैट इज हाउ इट ट्राई टू एडजस्ट द all the weights or all the parameters. Okay, अगर आपका y इक्वल टू 1 है और वो आपका प्रेडिक्ट कर रहा है बिल्कुल 0, इसका मतलब आपका मॉडल बिल्कुल एग्जैक्ट रिवर्स तरीके से काम कर रहा है। उस केस में वो क्या करेगा, आपके मॉडल को हाईली पेनलाइज करेगा, ओके, और आपके थीटा को एडजस्ट करेगा कि बेसिकली आप y इक्वल टू 1 है, आप 0 प्रेडिक्ट करो, दैट मींस वी हैव टू चेंज एवरीथिंग। ओके, सो उसके बाद आपके पास एक कॉस्ट फंक्शन आ गया, दिस इज योर कॉस्ट फंक्शन जो अभी देख रहे थे, ठीक है। उसके बाद आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, आपको बेसिकली इसको मिनिमाइज करना है, जो हम अभी देख रहे थे, यू हैव टू मिनिमाइज दिस एरर फंक्शन। मिनिमाइज करने के लिए आपके पास एक ही तरीका है, दैट इज योर ग्रेडिएंट डिसेंट मेथड। तो आप कैसे अप्लाई करोगे, थीटा जे आपका कैसे निकल के आएगा, थीटा जे इक्वल टू थीटा जे माइनस अल्फा, दिस इज, अब इसको अपडेट कर दोगे सब डाटा के लिए। ओके, बिल्कुल जस्ट लाइक द लीनियर रिग्रेशन। इसके बाद एवरीथिंग इज सेम, आपके पास एरर फंक्शन निकल के आ गया, उसके बाद ऑप्टिमाइज करने का तरीका बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके, आइडेंटिकल टू लीनियर रिग्रेशन, इसमें कोई कहानी नहीं है, एवरीथिंग इज सेम। ये आपका एल्गोरिथम है, बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ किससे कहानी नहीं है। ओके, दिस इज एवरीथिंग इज सेम, यहाँ कुछ नहीं है। ओके, ये आपका बेसिकली, आपको अगर ये स्लाइड समझनी है तो ये स्लाइड बेसिकली क्या कर रही है, अगर मैं इसको बेसिकली, अगर मैं ये सिर्फ ये बताने का ट्राई करिए स्लाइड की, अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं करता हूँ तो मेरी कॉस्ट कितनी आएगी कैलकुलेशंस की, अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कर रहा हूँ तो मेरी कैलकुलेशन की कॉस्ट कितनी आसान हो जाती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, जब मैं थीटा को अपडेट करने के लिए जाता हूँ तो मेरा बेसिकली मेरा थीटा जे इससे अपडेट होता है। आपने लीनियर रिग्रेशन में देखा होगा, ईच एंड एवरी थीटा इज गेटिंग अपडेटेड दिस वे। ओके, सो अब मैं इसको अगर नॉर्मली देखूं तो मैं ईच एंड एवरी डाटा रिकॉर्ड के लिए इस काम को करूंगा तो फॉर i इक्वल टू 1 टू i इक्वल टू m मेरे को एक ग्राफ चलाना पड़ेगा ना, मैं एंट्रिक्स यूज नहीं कर रहा हूं तो। ओके, सो फॉर ईच एंड एवरी 1 टू m फर्स्ट आई विल ट्राई टू फाइंड आउट z इज wt ऑन x, जो वेट मैंने इनिशियल वेट लिया है वो वेट में पहले अप्लाई करूंगा wt, ठीक है। x i डेटा के साथ अप्लाई करूंगा, उसमें एक बायस यूनिट ऑर्डर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा zi। इस zi के ऊपर मैं क्या करूंगा, सिग्मा फंक्शन अप्लाई करूंगा, मेरे पास आ जाएगा ये तीनों चीज में निकालनी पड़ेंगे, राइट, क्योंकि मेरी सारी चीजें मेरी यूज होती हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे थीटा अपडेट करने के लिए बस सारी चीजें यूज होती है मेरी।
तो मैं ये 3 ZI निकाल गया, AI निकाल लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉस फंक्शन निकाल लिया इस फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने H थीटा XI माइनस YI निकाला, जो बेसिकली यहाँ पे मेरा यूज होता है। ये H थीटा XI माइनस YI, ये बीच वाली टर्म निकाली मैंने सिर्फ। ओके ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं वेट अपडेट करता हूँ, मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ। मुझे निकालना है dW1, क्योंकि मेरा अपडेट कैसे होता है वेट, मेरा वेट अपडेट होता है इस तरीके से। ये अब मैं ये वाला पोर्शन निकाल रहा हूँ, ये पोर्शन। तो ये पोर्शन मैं कैसे निकालूंगा, dW1 निकाल लिया मैंने, इनिशियली dW1 इक्वल टू 0, फिर मैंने dW1 निकाला, dW1 मेरे कैसे निकलेगा, जो मेरे d से निकल के आया है दिस वन, इसको मैं xi से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरा फॉर्मूला इधर सेम है, दिस थिंग मल्टीप्लाई बाय xj, ये आपने लीनियर रिग्रेशन में किया हुआ ऑलरेडी। ओके तो मैंने आपके dW1 निकाल लिया, ऐसे dW2 निकाल लिया, ऐसे मैंने d भी निकाल लिया, बायस भी निकाल लिया, सारी चीज मैंने निकाल ली। ओके परफेक्ट फाइन। ये लूप मेरा कितनी बार चलेगा, m बार, टोटल इतने सारे रिकॉर्ड्स के मेरे बार चलेगा, हर बार मेरे W1 W2 और d सारे मेरे अपडेट होते चलेंगे, एक के साथ एक ऐड होते चले जाएंगे। और ऐड होने के बाद मैं क्या करता हूँ, सबको ऐड कर लिया मैंने। पहले मैंने निकाला रेट ऑफ चेंज W1 का पहले रिकॉर्ड के लिए, फिर dW1 में निकाला दूसरे रिकॉर्ड के लिए, फिर तीसरे के लिए, फिर चौथे के लिए, फिर सारे nth रिकॉर्ड के लिए मैंने निकाला। वो सब निकालने के बाद मैंने सबको सम कर दिया और उसके बाद उसको क्या कर दिया, मैंने एवरेज ले लिया। ऐसे हम लोग करते थे एग्जैक्टली, यही है ना फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। सबको किया, ईच एंड एवरी रिकॉर्ड के लिए सम निकाला, फिर उसको उससे डिवाइड कर दिया, एवरेज निकाल लिया। ओके तो वही मैंने सब, मैंने ये पूरा एक लूप लगाया पूरे m रिकॉर्ड के लिए, ये सारी चीजें मैं फाइंड आउट करूंगा। ओके अगर मैं मैट्रिक्स यूज नहीं कर रहा हूं तो ओके उसके बाद ये मैं निकल गया, उसके बाद मैं फॉर्मूले में रख दूंगा और मेरे फॉर्मूले रखने के बाद मेरा ये काम कर जाएगा, मुझे थीटा1 मिल जाएंगे केवल एक उसके लिए। लेकिन ये मेरी दिक्कत ये है कि अगर मैं ऐसे लूप चलाता हूँ तो बेसिकली ये मेरी कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ईच एंड एवरी रिकॉर्ड के लिए मुझे सारी चीजें निकालनी पड़ती है, मुझे इतना बार मिलियन टाइम्स मुझे लूप चलाना पड़ेगा। अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कर दूं तो मेरी इक्वेशन बहुत आसान हो जाती है। मैं क्या करूंगा, मैं x का पहले एक मैट्रिक्स बनाऊंगा कंप्लीट डेटा का, राइट। उसके बाद एक वेट का मैट्रिक्स बनाऊंगा, जो मैंने इनिशियल वेट मैंने लिए हैं, ठीक है। तो WTX मेरा कैसा जाएगा, इसको WTX सीधे मेरा ये वाला मैट्रिक्स मुझे मिल गया, थीटा TX वाला मैट्रिक्स। इसके ऊपर एग्जैक्टली मैं क्या कर दूंगा, ये सिग्मॉइड फंक्शन लगा दूंगा, ये मुझे क्या मिल जाएगा, WTX ये मिल जाएगा मुझे, सीधा हाइपोथेसिस मिल जाएगी, जो हाइपोथेसिस में ये बात कर रहा था 1 माइनस थीटा TX वाली। तो मुझे इतनी बार अब लूप नहीं चलाना पड़ रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली मेरी, क्योंकि मैट्रिक्स से मेरी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाती है, तो उस वजह से मेरी जो मुझे पूरा लूप चलाना पड़ा था m टाइम्स, उससे मेरा एक मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेरा पूरा काम हो जाता है। तो एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन में जो m बार मैं लूप चला रहा था, लूप चलाने के बाद मुझे ये मिल रहा था यहाँ तक, ये चीजें वो मैंने कहाँ तक कर दिया, सिर्फ यहाँ तक मेरा हो गया, जो मुझे z मिल गया। ओके उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे क्या करना है, मुझे सारे ईच एंड एवरी रिकॉर्ड के लिए dz मुझे निकालना है, वो निकाल लूंगा, 1 करूंगा, सबको सम कर दूंगा। तो मैट्रिक्स में ये कैलकुलेशन मेरी बहुत फास्ट हो जाती है एज कंपेयर टू दिस थिंग। तो ये दिस इज जस्ट अ कंपैरिजन कि वैसे मैट्रिक्स में आपकी कैलकुलेशन कैसे फास्ट हो जाती है, और वैसे आप निकालोगे तो आपको वो सारी की सारी दिस इज रिवर्स ऑफ LR, because there we said कि मैट्रिक्स कंपटीशन इज बिकॉज़ हमें इनवर्स निकालना पड़ता है, इज वेरी टीडियस। नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इनवर्स इज डिफरेंट थिंग, मैं ये बता रहा हूँ। यहाँ पर इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैट्रिक्स नहीं फास्टर नहीं आप लीनियर रिग्रेशन में देखोगे तो आप बिहाइंड द सीन्स आपकी सारी कैलकुलेशन आपकी मैट्रिक्स में ही हो रही है। ऐसा नहीं है कि लॉजिस्टिक में हो रही, लीनियर में नहीं हो रही, वहां भी आपकी सारी की सारी कैलकुलेशन जो हो रही है ना, जो मैंने यहाँ पे जो लूप लगाया है। आपको आवाज आ रही है मेरी पीयूष? हेलो, बीच में ब्रेक हो रही थी, अब ठीक है। हाँ मैं कहता कि पीयूष अगर आप लीनियर रिग्रेशन की बात करोगे हेलो हेलो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ऐसा नहीं कि लीनियर रिग्रेशन में बिहाइंड द सीन्स आपकी सारी कैलकुलेशन मैट्रिक्स में नहीं हो रही है, वहां भी आपकी सारी कैलकुलेशन बिहाइंड द सीन्स आपकी मैट्रिक्स में ही हो रही है। ओके वहां भी आपके लूप नहीं चलता है, वहां भी आप बेसिकली एक्स मैट्रिक्स बनाते हो, एम मैट्रिक्स बनाते हो, सबको मल्टीप्लाई करते हो, आपको सारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाती है, आपको लूप नहीं लगाना पड़ेगा। जहां भी आप लूप लगाओगे आपकी इक्वेशन बहुत स्लो हो जाएगी आपकी कैलकुलेशंस। तो लीनियर में भी और लॉजिस्टिक में सब जगह ईच एंड एवरी एल्गोरिथम में बिहाइंड द सीन्स आपके मैट्रिक्स ही काम करते हैं,
ठीक है ना। यही सेम चीज मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये चीज यही सेम स्लाइड आपकी लीनियर रिग्रेशन में अप्लाई होती है सारी एग्जैक्ट सेम तरीके से। बस वहां पर क्या होगा कि आपके कॉस्ट फंक्शन चेंज हो जाएगा, ये कॉस्ट फंक्शन ये ना होगा। लेकिन लीनियर में तो हमें यही बताया गया था कि we will not use मैट्रिक्स। नहीं कर, आप कंफ्यूज हो। हम वी विल नॉट यूज मैट्रिक्स वाला फंड लेते, हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन मेथड यूज नहीं कर रहे थे वहां पे, क्योंकि हमारा डायरेक्ट इक्वेशन मेथड यूज करते तो उस केस में ग्रेडिएंट डिसेंट मेथड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अजय, हमें तो ये बताया गया था कि एलआर में हाँ बताओ। हेलो हेलो, I think I'm not able to listen to you. Hello. Not clear. कोई बात नहीं, बताते हैं। So अभी आवाज आ रही है आपको? हेलो नेहा, पीयूष, कुलदीप। हेलो हेलो अजय। हाँ अभी आपको आवाज आ रही है पीयूष? हेलो हेलो पीयूष, अभी आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही है। ओके हाँ पीयूष बताइए, आप क्या कह रहे थे? मैं बोल रहा था कि जब हम लोग एलआर कर रहे थे तब ये बोला गया था कि उसमें हमें मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पड़ता है, एंड so computation becomes very very tedious if it is number of records is in millions. So we though using matrices gives you the much better results, but we don't use because of the computation power needed is very high. Okay, क्या सबकी ही अंडरस्टैंडिंग है? कुलदीप, नेहा, all of are having the Hello, same... we lost you again. एक मिनट, just a minute. It's unstable. Hello पीयूष, हेलो Yeah. हाँ अभी आवाज आ रही है और it is breaking. It's okay now. ओके सो मैं ये पूछा था नेहा, कुलदीप, आप भी की सबकी यही अंडरस्टैंडिंग है व्हाट पीयूष इज सेइंग, और यू हैव अ डिफरेंट परसेप्शन? नो यही अंडरस्टैंडिंग है कि वहां पे मैट्रिक्स कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा टीडियस हो जाता है इनवर्स निकालते वक्त, इसलिए वो प्रोसेस फॉलो नहीं करते। यस सर। शानदार, ठीक है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द लीनियर रिग्रेशन फर्स्ट। सो वहां पर हम लोगों ने उसका हाइपोथेसिस निकाला, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन में। उसके बाद हम उसके कॉस्ट... अजय, वी आर लूजिंग यू अगेन। ओके लेट्स, मैं ऐसा काम करता हूँ, मैं सिर्फ वीडियो शेयर करता हूँ, ऑडियो ऑफ कर देता हूँ। ऑडियो के लिए लेट्स गेट कनेक्टेड टू द व्हाट्सएप। कितने लोग हैं अभी? 4 ही लोग हैं ना? 1 2 3 4 5 नहीं हो पाएगा अभी भी। सो वी कैन डू वन थिंग, नहीं हो पाएगा। कैन वी डू, आई डोंट नो कि वेदर स्काइप थोड़ा फास्ट है कि स्लो है, आई एम नॉट श्योर। अभी आ रही है कि साउंड पीयूष? अभी आ रही है या अभी भी नहीं आ रही है? हेलो हेलो, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। हेलो हाँ पीयूष, अजय बहुत गैप है ना? वी कैन डू वन थिंग, यू जस्ट, आप सब लोग डिस्कनेक्ट करो एंड जस्ट ट्राई टू कनेक्ट इट अगेन इन नेक्स्ट 30 seconds. I think that it will be better. Okay.